माउंट एवरेस्ट जरूर सबसे ऊंची चोटी है, बट इट इज नॉट द हार्डेस्ट माउंटेन। मैं कहूंगा इट इज नॉट इवन इन द टॉप 5 ऑफ द हार्डेस्ट माउंटेन्स विच आई हैव बीन टू। और मुझे बोलता है, अंधा है क्या तू? कहाँ बैठा है? पीछे मुड़ के देख। मुझे क्या लगा, शायद खाई भाई है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो अन्नपूर्णा ऐसा पहाड़ है जिसने हिला दिया अंदर से। मैं जब वहाँ पे गया और समिट नहीं हुआ, मैं वापस आया। आज भी मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया हूँ वापस जाने के लिए। इट इज़ दैट डेंजरस। पहाड़ चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी ऊंचा हो, जान से बढ़कर नहीं है। ये वो ऑल्टीट्यूड है, वहाँ पे इतनी ठंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, नो लाइफ इज मेंट टू लिव देयर। Climbing mountains, in my opinion, it is one of the hardest physical things जो एक इंसान कर सकता है। थोड़ी चोट मुझे भी आई थी, बच गया, लेकिन मेरा एक दोस्त, उसको ऐसी चोट आई कि पैरालाइज हो गया और उसको ब्रेन इंजरी हुई। आखिरी सांसें उसने मेरे लैप पे ली, आखिरी सांस। मौत का मुंह ना एक ऐसा फिल्टर है ना कि लाइफ का सारा कचरा निकाल देता है वो। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। Hello and namaste. This is Parth Upadhyay. I'm a professional mountaineer and here I am on कुछ अनकही बातें with भरत M. जैन सर। वेलकम टू द शो पार्थ। बहुत सारी बातें आज आपके साथ होने वाली है और मेरा फेवरेट टॉपिक है एडवेंचर। और आप वहाँ पर चढ़ के आए हो जहाँ पर शायद सोच भी नहीं सकता, तो मुझे लगता है मैं वहाँ पर चढ़ूंगा तो नहीं, बट आज बहुत सारी बातें आपसे जान लूंगा कि वहाँ पर क्या क्या है। परफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू कि आप माउंटेनर, ये बचपन से आपका सपना था या कुछ अचानक समथिंग ऐसे हुआ कि आप माउंटेनरिंग में आए? सर एकदम सच जवाब दूंगा मैं। गए मेरे 5 जनरेशंस डॉक्टर्स रहे हैं। ओहो। मैंने चेन तोड़ी और घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे इस चीज़ को लेकर। एंड अगर बचपन की बात करूं मैं, आई वॉज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट। खोया खोया सा रहता था। सब लोग कहते थे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वो नहीं आते थे। अब करूं क्या? ये एक चीज़ कही थी, वही नहीं हो रहा है। सब डांटते थे स्कूल में, पेरेंट्स, ये वो। करूं क्या? कोशिश पूरी करता था कि आए मार्क्स, कुछ नहीं। 15 साल की उम्र में 10वीं की बोर्ड एग्जाम के बाद पापा एक दिन शाम को न्यूज़ कवरेज देख रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि ये देख, न्यूज़ में क्या आ रहा था, अबाउट अ 16-year-old बॉय फ्रॉम इंडिया हु क्लाइम्ड एवरेस्ट। एंड मैंने वो इंटरेस्ट से देखा, एंड जिस तरह से वो लड़का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, कैसे तैयारी की, पहाड़ पे जाके क्या दिक्कत आई, क्या एक्सपीरियंस रहा, और ख़ास करके जो सनराइज़ देखा उसने, जिस खूबसूरती से उसने वो एक्सप्रेस किया, शायद वो भी नहीं जानता कि वो कैसा हिट कर गया मुझे। पापा को मैंने कहा मुझे भी एवरेस्ट क्लाइम करना है। उन्होंने बोला तू एवरेस्ट की बात बाद में कर, बोर्ड एग्जाम्स तो क्लियर होने वाले हैं नहीं तेरे से। फिर उन्होंने कहा ठीक है, छुट्टियों का टाइम है, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ डे ट्रैक। हमारे मुंबई के आसपास वी आर गिफ्टेड विद सह्याद्री माउंटेन्स। तो ये तो मुझे पता भी नहीं था सह्याद्री क्या होता है। स्कूल में आया था लेकिन पढ़ाई तो की नहीं थी कभी, तो जो भी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। ऑन दी अपकमिंग वीकेंड उन्होंने मुझे एक ट्रैक पे भेजा, महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक पे कलसुबाई। फर्स्ट ट्रैक मेरे लिए नाइट ट्रैक था, ऊपर पहुंच के सनराइज देगा। एंड जिस दिन आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं अब भी वहीं से आ रहा हूँ। एंड आज जब मैं वो सनराइज देख रहा था 15 साल पहले, कि जो वो एग्जैक्ट मेमोरी कहो या फीलिंग कहो, एक 15 साल के बच्चे ने कुछ फील किया कि पढ़ाई से भी बाहर हटके दुनिया है, और किसी ने बताया ही नहीं था। एंड वो सनराइज देखते हुए मुझे वो 16 साल के लड़के ने जो सनराइज एक्सप्लेन किया था, अगर महाराष्ट्र के सबसे ऊंची चोटी से इतना खूबसूरत है तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से कितना खूबसूरत होगा। एंड नीचे जाते हुए
बस एक ही चीज चल रही थी, मैं नहीं जानता एवरेस्ट क्या है, मैं नहीं जानता कि कितनी तैयारी लगेगी, और मुझे सनराइज सनसेट का कोई ऐसा शौक भी नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट द सनराइज, बट एक चैलेंज की तरह मैंने अपने आप को बोला कि मुझे इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से सनराइज देखना है। एक इनोसेंट थॉट, एक 15 साल के बच्चे ने अपने आप को ऐसी, लोग का ये कितनी छोटी सी बेवकूफ सी सोच है, लेकिन दैट थॉट कंप्लीटली चेंज माई लाइफ। तो वहां से कहीं ना कहीं एक बीज की शुरुआत हुई, एंड फिर वो बीज को ध्यान दिया, और फिर 9 साल बाद मतलब हम बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं ना कि मैंने ये देखा और मुझे ये अचीव करना है। यू आर दैट पर्सन जिसने एक 16 साल के लड़के को देखा था और फिर वो अचीव किया है। बिल्कुल। सो एक महाराष्ट्र के छोटे से सफर से लेके माउंट एवरेस्ट तक का सफर, सो यू हैव एंजॉयड ईच पार्ट। माउंट एवरेस्ट का सफर जब आपने स्टार्ट किया और माउंट एवरेस्ट का सफर तय किया, वो एक्सपीरियंस वी वांट टू नो। ओहो, माउंट एवरेस्ट तो होता है 45 डेज का अभियान, बट वहां तक पहुंचने का जो सफर था वो 9 साल का था। 2010 जब ये कलसुबाई वाला इंसिडेंट हुआ, 2019 में एवरेस्ट समिट किया, उसके बीच का जो सफर था, फॉर मी दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरेस्ट। बिकॉज एवरेस्ट तो 45 डेज जाके आ गए, चलो वो भी खूबसूरत था, लेकिन एक ऐसे गोल को चेस करने में जो आप तैयारी करते हो, जो ट्रेनिंग होती है, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंसान का, फॉर मी दैट इज ऑलवेज बीन द गोल। पहाड़ तो चढ़ के आप आ गए, लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। वेल सर, मैं एवरेस्ट की क्या बात करूं, पूरी रात निकल जाएगी एवरेस्ट की बात करने गए तो, बिकॉज इतना, मैंने कम से कम 200 पॉडकास्ट दिए हैं, लेकिन जितनी बार मैं बात करता हूँ हमेशा वही फ्रेश इमोशंस और वो फीलिंग्स उभर के आती है। आप मेरे आंखों में देख सकते हो अभी। ट्रू, वो सुकून, वो एवरेस्ट की खूबसूरती। यस, कहीं ना कहीं मैं सबको कहता हूँ कि मैं गया लेकिन वापस आया ही नहीं हूँ अभी तक। अभी तक मेंटली वहां पर ही, वहीं पे मेरा दिल का बहुत ही बड़ा टुकड़ा वहीं पे है। एंड इतने साल के मेहनत के बाद जब मैंने एक्चुअली क्लाइंबिंग की शुरुआत की, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड 23 मई 2019 सुबह 5 बजे जब ऊपर पहुंचा और वो सनराइज देखा, ओह वाओ, कैसा ये सर्कल पूरा हुआ था। और मुझे वहां पे थॉट आया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे, कि 15 साल की उम्र में मैंने सोचा था, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, नो बैकग्राउंड इन द फैमिली, नो सपोर्ट एज सच, बट एक इंसान ने कुछ ठान लिया और वो रिलेंटलेस मेहनत करने को तैयार है। ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत आए, जिसके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ गाड़ी अटकी थी। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं ना सर। गाड़ी जब अटकती है बोलते हैं कि यार आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये, क्योंकि वो, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूजेस देने वाले लोग। 1% लोग ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना बड़ा गोल उतना बड़ा प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम आया, सोल्यूशन क्या है, आगे बढ़ो। सो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल के खुद से जब वहां पहुंचा, आई रियलाइज्ड व्हाट इज द पावर ऑफ अ ड्रीम। इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग सर। Like the last 3-4 days has been like a dream come true. Still I cannot believe where I was yesterday morning. बंदे ने आपके अंदर ऐसा इंस्पिरेशन भरा कि आप वहां तक पहुंच गए। अब माउंट एवरेस्ट इज एक्चुअली नोन, सब लोग जानते हैं, बट माउंट एवरेस्ट के अलावा भी आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? एब्सोल्युटली सर। माउंट एवरेस्ट जरूर सबसे ऊंची चोटी है, बट इट इज नॉट द हार्डेस्ट माउंटेन। मैं कहूंगा इट इज नॉट इवन इन द टॉप 5 ऑफ द हार्डेस्ट माउंटेन्स विच आई हैव बीन टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अन्नपूर्णा 1, इसकी अगर मैं बात करूं, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट से सिर्फ 800 मीटर छोटा है, बट इट इज द मोस्ट डेंजरस माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर आप गूगल करो द मोस्ट डेडली माउंटेन, अन्नपूर्णा 1 आता है। जैसे आपको एक, सो यू हैव बीन टू देयर अन्नपूर्णा आल्सो? हाँ, मैं अन्नपूर्णा पे गया था, लेकिन समिट नहीं हो पाया था। समिट के कुछ घंटे पहले वी हैड टू टर्न अराउंड, बिकॉज बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। It's so difficult to simply walk away from a dream, from a goal that has been in my life since the last 2 years. Behind there is Annapurna. Few of my friends are very near to the summit. I'm so happy for them. On my way to base camp with a heavy heart, but I know I did the right thing. जान है तो जहान है ना। हम तो हमेशा कहते हैं कि पहाड़ कौन सा पिघला जा रहा है, जान है तो वापस आएंगे, राइट। एंड अन्नपूर्णा की मैं बात करूं अगर आपको,
34% डेथ रेट है वहाँ पे, मतलब 3 में से 1 इंसान वापस नहीं आता, वो हिस्ट्री रही है उस पहाड़ की। जबकि एवरेस्ट की 10% डेथ रेट है, मतलब 10 में से 1। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन। एंड क्यों डेंजरस था, किताबों में मैंने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, लेकिन सर जब वहाँ पे गया, व्हाट मेक्स अन्नपूर्णा डेंजरस इज एवलांचेस। एवलांचेस क्या होता है, जो अगर नहीं जानते हैं, इवन आई डोंट नो। सो आपने आई एम श्योर देखा होगा कि पहाड़ के स्लोप पे से बहुत सारा बर्फ गिर के आ रहा है तेजी से। तो क्या होता है, स्लोप पे जब स्नोफॉल होता है, बर्फ इकट्ठा होती है, आफ्टर अ सर्टन वेट वो होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो पूरा नीचे गिरता है, टन्स एंड टन्स एंड टन्स। इतना भारी होता है, इतना स्पीड से आता है कि उसके रास्ते में जो भी आएगा खत्म, कोई चांस नहीं है। तो अन्नपूर्णा पे ये खतरा है। 20-25 दिन का अभियान था, उसमें 6 एवलांचेस से हम बचे हैं, 5-10 मिनट के मार्जिन से। अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता तो हम उसमें आके खत्म हो जाते। आज हम यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते। I saw in the gully next to us a massive, probably the biggest avalanche I have ever seen in my life was falling down. Luckily we were not in the line of fire of it. तो वहां पे जब गया कि अन्नपूर्णा क्यों सच में डेंजरस है, एक होता है पढ़ना, देखना, पॉडकास्ट सुनना किसी का, एक होता है खुद जाके अनुभव करना। मैं जब वहां पे गया और समिट नहीं हुआ, मैं वापस आया। आज भी मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया हूँ वापस जाने के लिए। ओहो, इट इज दैट मच डेंजरस एक्चुअली, दैट डेंजरस। एंड वो कुछ मीटर्स के लिए रह गया और मैं अपने आप को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया हूँ कि इज इट वर्थ इट। वो कुछ मीटर पूरा करने वापस जाना, जान गंवाना, मेरे हिसाब से नहीं। पहाड़ चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी ऊंचा हो, जान से बढ़कर नहीं है। जान है तब तो ये पहाड़ चढ़ पा रहे हो, जान ही नहीं है तो कहाँ सपने, कहाँ पहाड़। तो अन्नपूर्णा ऐसा पहाड़ है जिसने हिला दिया अंदर से। ओहो, हिला दिया। सो सबसे मेमोरेबल बोलूँ या डेंजरियस बोलूँ तो दैट इज अन्नपूर्णा पहाड़ का मेमोरी आपका। यस बिल्कुल। अन्नपूर्णा क्यों मेमोरेबल है मेरे लिए, बाकी सब पहाड़ फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट सक्सेस हो गया, वहां पे जो सोच के गया था हो गया पूरा, खुशी से वापस आए। अन्नपूर्णा पे हमें चॉइस था, ऊपर जाए कि नीचे जाए। और नीचे जाना क्यों डिसीजन भारी पड़ता है ये मैं आपको समझाता हूँ। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अन्नपूर्णा जैसा पीक या एवरेस्ट जैसा पीक में अगर बताओ, क्लाइंब करने के लिए 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा होता है। ओहो, हाँ, पहाड़ चढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग मुझे बोलते पैसा देना है और पहाड़ भी चढ़ना पड़ता है। सीरियसली आई वाज नॉट अवेयर दिस मच एक्सपेंसेस। हाँ, तो ये इतना महंगा स्पोर्ट है और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट अभी के सिनेरियो में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हो या गवर्नमेंट वर्ल्ड का हो, वहां से इतना सपोर्ट नहीं, जीरो सपोर्ट है। मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मैं जो सच है वो है। चीजें इंप्रूव होगी, हमारे जैसे लोग ही इंप्रूव करेंगे, जब बातें करेंगे, चीजें लोगों तक पहुंचेगी। सो अन्नपूर्णा पे 20 लाख का खर्चा होता है, स्पॉन्सर्स थे नहीं, यहाँ वहां से काम करके थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और बहुत सारा लोन लिया था। अभी पीक हो गया तो फिर लोन रिकवर करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्पीच के लिए इनवाइट करते हैं, ये वो बहुत सारे तरीके हैं। समिट नहीं हुआ, कोई नहीं पूछता, उनको नहीं पता कि मैं थोड़े से ही वापस आया हूं। सबसे मुश्किल पार्ट तो हो गया था भाई, बट आप नहीं पहुंचे, बस नहीं पहुंचा तो किसी को नहीं पड़ी है। उस टाइम पे अगर मैं सोचता कि लोन कैसे रीपे करूं, इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, और बहुत लोग ये चक्रव्यूह में फंस जाते हैं उस वक्त। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझते कि यार तू मर जाएगा तो फिर क्या, फिर कहाँ का लोन रिपे करेगा, कहाँ का लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे माइंड में ये हमेशा एकदम क्लियर था। इतने साल से पहाड़ क्लाइंब कर रहा हूँ, बहुत एक्सीडेंट्स देखे हैं, बहुत लोग मेरे सामने खत्म हुए हैं, एंड वो देख के एक चीज मालूम पड़ती है, सपना या पहाड़ कितना भी बड़ा हो, जान से बढ़कर नहीं है। एंड जब मैंने वहां पे टर्न अराउंड किया, दैट टॉट मी सो मच अबाउट लाइफ मोर देन द सक्सेस ऑन एवरेस्ट डिड। फेलियर कहते हैं ना, वो जो सिखाता है ना, वो सक्सेस नहीं सिखाता। वो सुनसान रातों में जब आप रोते हो
वो सोच के कि इतना बाकी रह गया था। आज भी सोचता हूँ इतना भगवान क्यों, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उससे जो सीख मिली है और जो सीख रहा हूँ वो एवरेस्ट के सक्सेस ने कभी सिखा नहीं पाया मुझे। तो अन्नपूर्णा देवी ने सक्सेस ना देकर बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुत कुछ सिखाया। तो हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि जान नहीं ली, बच्चे को थोड़ा थप्पड़ मार के वापस भेज दिया कि जा। राइट, यू आर टेकिंग इन वेरी पॉजिटिव। यस, जब भी आप इस टाइप के पहाड़ चढ़ाई करते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी रहती रहेगी। सो हाउ यू बी फिजिकल फिट, आप कैसे रहते हो? करेक्ट। नो इट्स जैसे पहाड़ आप चढ़ रहे हो, इतने ऊंचे पहाड़ 8,000 मीटर मतलब 26,000 फीट के ऊपर की चोटी अगर आप क्लाइम कर रहे हो, ये वो ऑल्टीट्यूड है, वहां पे इतनी ठंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे सर्वाइव नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, नो लाइफ इज मेंट टू लिव देयर। वहां पे इंसान के ये शौक और कीड़े हैं जो वहां पे, तो मैं ये कहता हूँ एक इंसान कितना, एक साइड से देखे तो कितना स्ट्रांग है कि जहां पे कोई जीव जी नहीं सकता वहां पे हम जाके एंजॉय कर रहे, थ्राइव कर रहे। लेकिन ऑन दी अदर एंड सीढ़ी से उतरते गिरा, सर पे कुछ लगा, खत्म हो गया था। कितना स्ट्रांग, बट सिक्के के दूसरे साइड पे कितना फ्रेजाइल है। तो क्लाइंबिंग माउंटेन्स, स्पेशली ये हाइट के, इन माई ओपिनियन इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट फिजिकल थिंग्स जो एक इंसान कर सकता है। आप बॉक्सिंग करो, ओपोनेंट कौन है? इंसान है। क्रिकेट खेलो, बॉल आ रहा है, इंसान फेंक रहा है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। यहाँ पे आपका ओपोनेंट कहना बहुत ही गलत कहूंगा, आप पहाड़ आपके खिलाफ नहीं है, बट जो फोर्सेस हैं नेचर के वो आपसे बहुत बढ़कर है। तो उसके लिए जो तैयारी चाहिए, आई डोंट थिंक किसी और स्पोर्ट या किसी और अरीना में होती है। सो इसकी तैयारी कैसे होती है? पहले तो शुरुआत होती है स्किल्स सीख के। जैसे अगर आपको किताब लिखनी हो तो आपको पहले ABCD सिखाएंगे, राइट। फिर वो ABCD के वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, वर्ड्स के सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स के पेजेस, और फिर पेजेस भरना जब आप सीख जाओ तब जाके बुक। दैट इज अ प्रोसेस। देयर इज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे लिटरली पहाड़ चढ़ना सिखाते हैं आपको। ओके, ग्रेट। तो ये मुझे पता नहीं था, और जब मुझे मालूम पड़ा तो दिस वाज द कॉलेज विच आई वांटेड टू बी इन। कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ डॉक्टर, नहीं, नथिंग अगेंस्ट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, वी ऑल नीड एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, बट मुझे ये कॉलेज में जाना था। 28 दिन का पहला कोर्स होता है, बेसिक कोर्स। वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं, आइस क्लाइंबिंग सिखाते हैं, स्नो क्लाइंबिंग सिखाते हैं, रेस्क्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, तबीयत खराब हो उसके साथ कैसे डील करते हैं, वेदर कैसे रीड करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं। तो ये सारे ABCDs हमको इस कोर्स में सिखाते हैं। और इन 28 दिन में मैं क्या कहूँ, ऐसा मेरे हाथों में मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या हथियार आ गए टू क्लाइंब माउंटेन्स। नाउ आई एक्चुअली नो हाउ टू क्लाइंब। तो मैं इतना एक्साइटेड था कि जो स्किल्स सीखे हैं, अब जब तक मैं उसको अप्लाई ना करूँ रियल पहाड़ों में जाकर, तब तक ये तो सिर्फ ज्ञान है। चाहे किताबें कितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब तक उस ज्ञान को अप्लाई ना करो तब तक अंदर नहीं उतरता हूँ। सो स्किल्स सीखने के बाद का सेकेंड स्टेप होता है कि आप पहाड़ क्लाइंब करो। जैसे लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कश्मीर में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आपने ऑलमोस्ट इंडिया के सब बड़े पहाड़ क्लेम कर दिए रहेंगे मोस्टली। नहीं, सारे तो नहीं, बहुत सारे, हजारों है जो वेल नोन है, जो हार्ड वाले हैं। मैंने इंडियन हिमालयाज में 22 ऊंची चोटी क्लाइंब की है। जैसे मैं कुछ नाम लूँ, अगर कुछ माउंटेनियरिंग कम्युनिटी वाले आए हैं यहाँ पे देखने, कांग्यात्से 1, कांग्यात्से 2, स्टोक कांगरी, देओ टिब्बा, त्रिशूल, सो ये सारे पीक्स पे हम गए। तो इन पीक्स पे जब मैं गया तब जो ज्ञान था उसको अप्लाई किया, तब मालूम पड़ा ओके सर ने ये सिखाया था, उन्होंने कहा था ऐसे, तो इसको यहाँ पे यूज कर दे। उन्होंने कहा था जब मौसम खराब होगा, जब टेंट में 3 दिन फंसे रहोगे, तब सबसे बड़ा चैलेंज होगा तुम्हारा दिमाग। इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, तो क्या कोई बोर हुआ, फोन खोला, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, एंटरटेन हो गए। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ आप हो और आपका दिमाग है। और ऐसे टाइम पे आपका दिमाग, आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे सोच पैदा करता है ना अकेलेपन में, जब उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो आप, तब स्थिर रहना यहाँ से। ये पहाड़ चढ़ने का सबसे मुश्किल पहलू है। लोगों को लगता है पहाड़ चढ़ने का मुश्किल पार्ट ये है, स्नो में चढ़ रहे हो, ये अरे वो तो एंजॉय करते, वो तो उसके लिए तो हम चढ़ते। लेकिन जब मौसम खराब है और आप कैंप में फंसे हो, 3 दिन 4 दिन, पता नहीं कब खुलने वाला है, खुलेगा कि भी नहीं,
तब दिमाग को स्थिर रखना, ये छोटी छोटी चीजें है ना जो डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस में कोई दिखाता नहीं है। उसमें तो वही दिखाते क्लाइंबिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, भाई 3 दिन बिना बोले बिना सुने किसी की आवाज, अकेले बैठे हो तुम, वो नहीं दिखाता, वो दिखता नहीं है ना, बोरिंग है ये। लेकिन ये सबसे हार्ड पार्ट है क्लाइंबिंग का। एंड इन एक्सपीडिशंस में कुछ एक्सपीडिशंस में जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक्सीडेंट्स हुए कुछ, जहाँ पे मेरे साथियों का डेथ हुई मेरे सामने। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, एक एक्सपीडिशन था उत्तराखंड में, वहाँ पे एवलांच और रॉक फॉल का मिक्सचर हुआ, ऊपर से आया पहाड़ टूट के। थोड़ी चोट मुझे भी आई थी, बच गया, लेकिन मेरा एक दोस्त, उसको ऐसी चोट आई कि पैरालाइज हो गया और उसको ब्रेन इंजरी हुई और होश था बट खून निकल रहा था, इंटरनल ब्लीडिंग था एंड क्या क्या हो रहा था, राइट। मैं क्या बताऊं सर, आंखों में आंसू आ जाते हैं ना ये बात करके। आखिरी सांस से उसने मेरे लैप पे ली, आखिरी सांस, और जब उसने आखिरी सांस छोड़ी, देखो ना ये कितनी खूबसूरत बात है। जब आप दुनिया में आते हो, जिंदगी की शुरुआत होती है, सांस लेते हो आप, और जब अंत होती है, और जब उसने मेरे लैप पे ये छोड़ा उसकी आखिरी सांस, ये लोगों को सुन के लगेगा क्या बकवास कर रहा है, लेकिन कसम से उसकी आत्मा मेरे थ्रू पास होके गई बाहर। वो मुझे फील हुआ कि उसकी जान निकली और वो मेरे थ्रू गई कहीं ना कहीं और मेरे थ्रू बाहर निकली। अभी मेरे उम्र का लड़का, पेरेंट्स मेरे जैसे ही, कौन माँ बाप चाहेगा कि अपने बेटे के शरीर पे आग लगाए। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों को लगता है पहाड़ चढ़ना सिर्फ एकदम बढ़िया बढ़िया है, ये साइड भी है, राइट, है ना। तो जब ये सब एक्सपीरियंसेस हुए, तब एज अ माउंटेनियर तैयार हुआ मैं। अच्छे बुरे दोनों जब देखते हो, सिर्फ अच्छा देखे तो फिर जब बुरा होगा फुग्गा फूट जाएगा आपका। वेरी ट्रू। बट इसमें एक चीज़ है कि जैसे बहुत सारे लोग आपको पूछते रहेंगे और मैं भी आपको पूछता हूँ कि आप इतनी सारी तकलीफ देखते हो, पैसा खर्च करते हो, चढ़ते हो, क्या मिलता है आप? सर इसका काश मैं जवाब दे पाऊँ। अभी किसी ने मुझे एक कविता सुनाई थी लास्ट वीक। वो कविता का वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे नहीं पता कैसे कहूँ मैं, बट उसमें एक चीज उसने कही थी कि मैं आपको कह भी दूं फिर भी समझ पाओगे। बट मैं जितना मैं खुद समझ पाया हूँ अभी तक, मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ क्यों पहाड़ चढ़ते, क्यों जान जोखिम में कॉन्शियसली डालते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली जानते हैं कि जब तक कंफर्ट जोन के बाहर कुछ काम नहीं करेंगे तब तक एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो नहीं होगे। मानते हो आप? ट्रू, है ना। इसीलिए लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा करे, चैलेंजिंग करे, जिसमें खुद के बारे में सीखे और इम्पैक्ट दे पाए। तो पहाड़ तो किसी के लिए डांस होता है, किसी के लिए संगीत होता है, किसी के लिए बिजनेस होता है। ये सब साधन है, ये सब साधना है। साधना किसकी तरफ? खुद की तरफ, खुद को जानने की तरफ। ये एक स्पिरिचुअल एंगल में मैं लेके जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जिंदगी में एक चीज समझ में आ गई थी कि चाहे आप कितना भी पैसा कमाओ, कितने भी एवरेस्ट क्लाइंब करो, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं इंसान होने का द ओनली एंड ओनली गोल इज टू बी फ्री। टू बी फ्री। जैसे हमारे शास्त्रों में एक शब्द यूज किया है, मुक्ति, मोक्ष। वो क्या है? वो कुछ ऊपर नहीं बैठा है, वो भगवान नहीं है, वो अपने अंदर ही है, छुपा हुआ है। तो ये साधना के थ्रू वो लेयर्स खुलते हैं। तो पहाड़ क्लाइंब करने के थ्रू कहीं ना कहीं वो लेयर्स अपने आप के में खुलते हुए देख पाता हूँ। अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये साधना है जो मुझे वहाँ पे ले जाएगी। ये बहुत थोड़ा हैवी आंसर दिया मैंने, देखिए ये ऑनेस्ट आंसर है, शायद लोग समझ पाए ना समझ पाए आज, बट ये तो डेफिनेटली कि जो माउंटेनियर है वो तो समझेंगे डेफिनेटली, इस बात को बहुत दिल से समझेंगे। नहीं सिर्फ माउंटेनियर्स नहीं, जो भी लाइफ में डेडिकेशन से कुछ कर रहा है ना, जो भी साधना के पार्ट पे है, वो समझ पाएगा। क्या साधना है उससे फर्क नहीं पड़ता, साधना में है। आपने सबसे अच्छी बात इतने सालों के माउंटेनिंग के करियर में सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? सबसे अच्छी बात ये सीखी मैंने, 2 चीजें मैं कहूंगा, तो बहुत है बट टॉप 2 चीजें अगर मैं कहूँ। एक प्रैक्टिकल एडवाइस,
इट इज एब्सोल्युटली ओके टू टर्न अराउंड इन लाइफ। जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो, फॉर सम रीजन नहीं हो रहा है, एक दो स्टेप अगर आप पीछे लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो आप, इट्स नॉट फेलिंग। पीछे आके पर्सपेक्टिव आता है, अच्छे से देख पाते हो, फिर वापस जाओ। राइट, फॉर क्लैरिटी इफ यू आर कमिंग बैक देन एब्सोल्युटली। मेरे 85% एक्सपीडिशंस फेल हुए सर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशंस ठीक नहीं थे। वापस आया मैं, एंड फिर वापस गए, तो वापस आके एक क्लैरिटी मिली, एक पर्सपेक्टिव मिला। तो लोग को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, कभी कभी नहीं होता है ऐसा, कुछ कदम पीछे लेना पड़ता है। अगर छलांग मारनी है, पीछे भाग, आप थोड़ा पीछे जाते हो, वो थोड़ी ना फेलियर है, वो तो आगे जाने की तैयारी है। तैयारी है। सो ये एक चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। और दूसरी चीज, फिर से मैं इस चीज को दोहराऊंगा, बिकॉज ये लोग कहीं ना कहीं जानते हैं लेकिन जानते नहीं है। अब समझ में क्या कह रहा हूं? जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लोग, आप सबको लगेगा कि मैं क्या ज्ञान की बातें कर रहा हूं, लेकिन जब आप जिंदगी और मौत को एकदम छू के आते हो ना, तब आपके सारे सपने, आपकी सारी जो भी आप भ्रम में रहते हो ना, वो सारा फूट जाता है। तो आप जस्ट जिंदा होने के प्रति इतने ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो राइट, कि उससे बढ़कर कुछ चाहिए यस, नहीं। यू कैन डू एवरीथिंग अगेन। यू कैन डू एवरीथिंग अगेन। और जाने नहीं है तो कहाँ कुछ करोगे? ये पहाड़ चढ़ के जिंदगी और मौत, ये पहाड़ जो है ना, इट्स लाइक टाइट रोप होती है ना, उस पे वॉक करते हैं लोग। हाँ, एक साइड जिंदगी, एक साइड मौत, काइंड ऑफ दैट। काइंड ऑफ डेथ। तो इतनी सारी रिस्क होती है, जिंदगी की रिस्क होती है, आपके घर वाले अलाउ कैसे करते हैं आपको? हो वो तो अलग पॉडकास्ट है। मैं बिकॉज उनका माइंडसेट क्या है वो तो वही कह पाएंगे, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, मैं अगर सोचूं, मेरा बच्चे चला आके मुझे गए कि पापा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, मेरे तो प्राण निकल जाने हैं। हाँ, अरे कि मतलब मेरी जान अटकी होगी उसमें। मैं बाप नहीं हूँ आज, फिर भी मैं सोच सकता हूँ। तो मेरे पापा, मेरी माँ, मैं कहता हूँ कि मेरे से ज्यादा हिम्मत वाले वो है, क्योंकि मैं तो वहां पे जा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, एवरेस्ट क्लाइम कर रहा हूँ, लेकिन वो घर पे बैठे बैठे अपना अलग एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हैं, टेंशन का, कि अपना बेटा गया है, ऐसा कुछ करने आएगा कि भी नहीं वापस। और उन्होंने खुशी खुशी आशीर्वाद देके जाने दिया। एंड उन्होंने बहुत सारे यंग लोग, मुझे, मैं स्कूल्स कॉलेजेस में स्पीच देने जाता हूँ, तो बहुत सारे यंग लोग पूछते हैं कि हमारा ये सपना है, पेरेंट्स नहीं मान रहे। मैं उनको एक चीज कहता हूँ जो उनको कड़वी लगती है तभी, कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते तो दुनिया में बाहर जाके किसको कैसे कन्विंस कर पाओगे आप? राइट। क्यों कहता हूं मैं ये, उनको मैं समझाता हूं बाद में, कि अगर आपके प्लान फुल प्रूफ है तो वो दो लोग जो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं, वो कन्विंस हो जाएंगे अगर आपका प्लान फुल प्रूफ है। अगर हवाई बातें हैं, अगर हवाई सपने हैं, हवाई महल खड़े कर रहे हो, तो क्यों मानेंगे पेरेंट्स आपके? नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए कि भाई ये करेगा तो फंसेगा। लेकिन अगर प्लान में डेडिकेशन है और क्लैरिटी है तो पेरेंट्स का सपोर्ट अपने आप आ जाता है। लेकिन मैं वो कहूँगा ज़रूर, आज भी मैं जब कलसूबाई गया था तो मम्मी का सुबह उठ के आया मैसेज, ऑल गुड, ऑल ओके। तो कहीं ना कहीं वो समझ में आता है, चाहे छोटे से छोटा पहाड़ हो या बड़े से बड़ा पहाड़ हो, फुल्ली कभी एक्सेप्ट नहीं करी, चिंता होती है ना, चिंता होती है 100%। और वो चिंता ही है जो मुझे पहाड़ों पे फालतू रिस्क लेने से बचाती है। हाँ, कि ओके, अब मैं अगर आगे जाऊं तो शायद जिंदगी और मौत को खतरा है, इज इट वर्थ इट? मेरे बॉडी को देख के मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? राइट, वो एजम्पशन अपने को, वो हमेशा मुझे वापस लेके आता है। सो उनकी चिंता ही है जो मुझे अभी तक कहीं ना कहीं ये पागलबंदी में, राइट, चिंता और उनका आशीर्वाद। बट जब आपने स्टार्ट किया तब तो पेरेंट्स को बहुत ये लगा रहेगा कि नहीं करना चाहिए, आज उनको प्राउड फील होता है? 100%। मतलब मैं जब स्कूल में था, जब मार्क्स नहीं आते थे और जब मैं उनको टेंशन में देखता था, ये लड़का क्या करेगा, बिकॉज ये वो जमाना है, तभी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में करियर नहीं होता था, ये सारी चीजें शौक के लिए करते थे। पहाड़ चढ़ते हो, मुझे लोग आज भी पूछते
पहाड़ चढ़ते हो, ओके, काम के लिए क्या करते हो? मैं बोलता हूँ भाई साहब यही काम है। तो क्या समझाना, ठीक है। तो जब मैं स्कूल में था, आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे पेरेंट्स को कैसा निकम्मा बेवकूफ बेटा मिला है। इस जेन्युइन थॉट्स थे मेरे। ये आज देख रहे हो कि मम्मी पापा पहली बार ऐसी बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन होता है। तो मैं सोचता था कि कभी इनके लिए मैं क्या करूं। तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं क्या कर पाऊंगा। 10th में 48% आए थे। जैसे तैसे पास हुआ था मैं। मैथमेटिक्स में 36 आए थे, 35 पासिंग है। ऑन बॉर्डर शायद उन्होंने 1-2 मार्क्स दे दिए होंगे कि भाई कि निकल भाई काट का ना इसको। तो ऐसी हालत थी। तो यहां से लेकर उनके सपोर्ट से अब वो मुझे कहते हैं कि पीपल रिकॉग्नाइज अस एज पार्थ्स पेरेंट्स। दैट इज सुकून। खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे सर। क्या है एवरेस्ट, क्या है एवरेस्ट? ये है मेरे लिए एवरेस्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, अगर मैं आपका सफ़र की बात करूं, तो जब आप सफ़र करते हो, जब भी आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या आती हैं? सो जिस तरह के पहाड़ मैं क्लाइंब करता हूँ, दुनिया में 14 पहाड़ है जो 8000 मीटर के ऊपर जाता है। इन अदर वर्ड्स द 14 हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सो ये जो 8000 मीटर है ना, ये थोड़ा ट्रिकी चीज है। क्यों? 8000 मीटर के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड है उसको माउंटेनियरिंग वर्ल्ड में डेथ जोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 80% मौत एक्सपीडिशंस पे 8000 मीटर के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर देयर इज ओनली 33% ऑक्सीजन कंपेयर टू सी लेवल। मतलब उसमें लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। जो आप हमारे एसेंशियल 5 ऑर्गन्स है, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी एंड लंग्स, उनको भी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है टू फंक्शन। एक बार 8000 मीटर आप क्रॉस करो, विद इन 30 to 40 आवर्स आपको वापस सबमिट करके 8000 मीटर के नीचे आ जाना है, वरना आप कोई भी बड़े दिग्गज हो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल दी नॉन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, जैसे खाना डाइजेस्ट करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस एरिया में। थॉट्स बॉडी मानता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? 5 ऑर्गन्स को जिंदा रखना। तो जितना भी थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है सारा यहाँ पे जाता है। तो अब जो भी खाना खा रहे हो, वो लिटरली पानी पी रहे हो, सीधा शरीर उसी सेकंड फेंकता है बाहर कि भाई हमने डाइजेशन बंद कर दिया है, हमारे पास उतना ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं है कि हम तुम्हारा खाना पीने के शौक पाल सके। सोच भी, थॉट्स की बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ पे छू, आपको इंस्टेंटली फील हुआ अभी वहां पे कोई मुझे छुए, हाँ, रिएक्शन टाइम स्लो होता है बिकॉज ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका फायरिंग स्लो हो जाता है। थॉट्स इज नथिंग बट न्यूरॉन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? सो रिएक्शन टाइम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन चीजें होती है, वहां पर चेंज हो जाती है, कंप्लीट बहुत चेंज हो जाती है। ऐसे टाइम में आपको टेक्निकल क्लाइंबिंग करनी है, सही डिसीजंस लेने हैं, गड़बड़ नहीं करनी है क्लाइंबिंग में। एक रॉन्ग स्टेप और काम तमाम। तो जब आप सोच भी नहीं पा रहे हो तब भी आपको अच्छे से फोकस रख के क्लाइंबिंग करना है। So you have to take care very strongly at that point. वेरी स्ट्रांगली। खाना नहीं जा रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एवरेस्ट पे जब गया 35-40 दिन में ऑलमोस्ट 10 kg शरीर से गया। ओहो। खाना खा नहीं रहे हो तो शरीर अपने आप को जिंदा कैसे रखेगा? पहले फैट को खाएगा, फिर क्या बचा? मसल्स को खाएगा। जब मैं वापस आया लिटरली मेरी रिब्स दिख रही, जैसे वो आप देखते हो ना माल नरिश्ड लोगों की पिक्चर्स, वैसी हालत हो गई थी। आने के बाद एक पुशअप नहीं हो रहा था मेरे से। जब भी उस टाइम पे 50 पुशअप दनादन पीक फिटनेस में, 35 दिन में इतना कुछ वहां पे, मतलब बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं। बट आपके साथ में कभी ऐसा चैलेंजेस आया कि आपके जो इक्विपमेंट है, कुछ जो इक्विपमेंट यूज करते हो आप, वो इक्विपमेंट फेलियर हो गया, काम नहीं कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी है जिस इंसिडेंट ने मेरा लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दिया। समिट किया, एवरेस्ट क्लाइंब किया, हमने टॉप पे पहुंचे, एकदम खुशी खुशी नीचे उतर रहे थे। एंड 80% जो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं पहाड़ों में, वो नीचे उतरते समय होता है, ऊपर जाते हुए नहीं।
क्योंकि सारा फोकस होता है टॉप पे पहुंचने के लिए, भरा पड़ा होता है, सबमिट करेंगे ये करे, लेकिन वो भूल जाता है ऊपर पहुंचना तो सिर्फ 50% जर्नी है, पूरा वापस भी तो आना है भाई साहब। वो भूल जाता है वो। और पूरी रात क्लाइंब कर रहे हो आप, लास्ट कैंप से समिट तक, खाना नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, रेस्ट नहीं किया है, पूरी रात नींद नहीं ली है आपने, तो जब तक आप ऊपर पहुंचते हो शरीर खत्म हो चुका होता है, अब नीचे उतरना है, तो सारा फोकस छूट जाता है, एनर्जी खत्म होनी शुरू होती है। और जब एनर्जी खत्म होती है आदमी थोड़ा ऐसा हो जाता है जैसे शराबी कैसे चलते हैं, हल्ले डुल थोड़े से। तो ऐसी हालत में गड़बड़ होती है। सो ऐसी हालत में ही एक सेक्शन आता है एवरेस्ट पे। ऐसे एवरेस्ट क्लाइंब करने के 2 रास्ते हैं, वो 2 देशों पे आता है, एक नेपाल में, एक तिब्बत से, जो अभी चाइना है। 95% लोग क्लाइंब करते हैं नेपाल से, मैंने क्लाइंब किया था चाइना से। ओके। करना है तो थोड़ा सही से ही करना है फिर। तो ऐसे उल्टे ही चलते हैं हम थोड़े। तो ये जो चाइनीज सेक्शन है वहाँ पे स्टेप 2 करके एक बहुत ही ऊंचा रॉक वॉल आता है, ऑलमोस्ट 150 फीट ऊंचा। नीचे आना होता है। अभी हमारे गाइड, हमारे शेरपा मेरे आगे आए नीचे, उसके बाद मैं भी आ गया नीचे, एंड मेरे पीछे हमारे ही टीम के एक व्यक्ति थे जिनको मैं गए आधे घंटे से देख रहा था, वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। ओके, थके सब है, मैं भी थका हूं, लेकिन है भाई, मतलब है ध्यान कि आई एम स्टिल हियर। वो उसको देख के, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के समझ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, और उसका गाइड नहीं था उसके आसपास। जैसे हर क्लाइंबर का एक गाइड होता है, आप जब भी एवरेस्ट क्लाइंब करने जाते हो तभी 1:1 क्लाइंट टू गाइड। ओके। उसका गाइड कहीं दिखे ना। वो जब वो वॉल उतर रहा था, अचानक से कुछ आवाज आई अजीब सी, और मैंने नीचे से उसको ऊपर देखा, ऐसे पूरा उल्टा हो गया था वो रस्सी पे। मतलब ऐसे वॉल है तो पैर ऊपर और सर नीचे। ऐसे कैसे हो गया यार, ये कैसे कर दिया तूने? फिर मैं देख रहा हूं कि वो स्ट्रगल कर रहा है उठने को। फिर आप एक चीज जस्ट इमेजिन करो, मैं किसी भी व्यक्ति को सीलिंग से रस्सी से उल्टा बांधू पैर से, वो रस्सी को छू नहीं पाएगा। अल्ट्रा फिट आदमी ही छू पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। उसने बैग पहनी है उस ऑल्टीट्यूड पे। मैं बोला ये तो खतरे में है। वो जहां पे है ऊपर, वो चढ़ने में मेरे जैसे सी लेवल के व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि एक एक स्टेप पे आपकी सांस फूल जाती है, उतना कम ऑक्सीजन है। मैंने मेरे गाइड को बोला, मेरे शेरपा को बोला कि दाई मतलब बड़े भाई, आप कुछ कर सकते हो? बोला क्या करूं मैं, उसका गाइड कहाँ है, ये वो भी थक गए थे, वो भी इंसान है आफ्टर ऑल। तो हम लोग उसको नीचे से डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर, यहाँ पकड़, कुछ कुछ करके जस्ट समहाउ ओरिएंट करो अपने आप को। नहीं कर पा रहा था, बहुत थक गया था। एंड विद इन 2 मिनट हमने देखा उसने गिव अप ही कर दिया, ट्राई करना ट्राई नहीं कर रहा है। हमारे गाइड गए ऊपर, जैसे तैसे 5-7 मिनट लगा, फास्ट पहुंचा ऊपर वो। एंड उसको चेक किया, हिलाया, सन ग्लासेस निकाल के चेक किया, पल्सेस वगैरह कुछ चेक किया होगा उसने। और ऐसे रस्सी पे हाथ डाल के ऐसे मुझे नीचे देखता है, बोलते पारदाई इज नो मोर, वी कांट डू एनीथिंग, चलो आप। मैं बोल रहा हूँ एक मिनट। जब ऐसा कोई न्यूज़ बोलता है, 1 सेकंड के लिए आपको ये भी नहीं पता चलता है कि सोचूं क्या मैं। व्हाट डू यू मीन ही इज नो मोर? वो आने लगा नीचे, तब तक मुझे रियलिटी हिट हुई कि ये मर गया है शायद। ही इज नो मोर मतलब मर गया। अभी इसके साथ हमने 1.5 महीना स्पेंड किया पहाड़ों पे, सारी कहानी पता है इसी घर की। 8 महीने की छोटी बच्ची है घर पे, जस्ट 3 साल पुरानी शादी है, और अभी ये वैसे ही खत्म हो गया आदमी। तो एकदम बिखर गया अंदर से कि यार ये अचानक क्या हो गया, ये सब कुछ सही चल रहा था। वो आया नीचे, थोड़ा वो भी बैठा, बोलता है चलो। मैं बोलता हूँ क्या चलो? थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इमोशंस
बहुत रेयरली कैच करता है मुझे इमोशंस, बट वो उसने बोला पार्थ अगर तू नहीं चलेगा 10 मिनट में तू भी खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूँ भाई ऐसी बात मत कर, चलो चलो। तो चलना स्टार्ट किया, फिर ये हुआ, फोकस रख के जा रहा हूँ नीचे, 15-20 मिनट चल रहा हूँ सोचते हुए कि ओके पार्थ, पहाड़ों में ये चीजें होती है, तुझे पता है, अगर तू ध्यान नहीं रखेगा तो तू भी टपक जाएगा यहाँ पर। सडनली अचानक से एनर्जी ड्रेन हो रही है मेरी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या हो गया ये। टू अ पॉइंट मुझे बैठना पड़ा और मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप ये सोच सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पैर में उतनी ताकत नहीं है कि आपका खुद का वेट उठा पाए। जस्ट एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप जो देख रहे हो, आप बैठे हो, सो रहे हो, जो उठने का ट्राई करो और आप उठ नहीं पा रहे हो। इतनी लाचार फीलिंग है ये। अपना पैर पहली बार काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, रबर की तरह हो गया है वो, एकदम रबर की तरह हो गया है वो। वाला फंस गए अभी, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर्स नहीं आते रेस्क्यू करने आपको। इस ऑल्टीट्यूड पे कोई आपको रेस्क्यू नहीं करेगा। इट्स अ अनसेड रूल कि आप अगर अपने पैरों पे नीचे नहीं आ सकते हो तो कोई आपको बचाने आएगा नहीं। क्यों कोई अपनी जिंदगी जोखिम में डालेगा। तो ये रूल मुझे पता था कि भाई पार्थ अगर नहीं वॉक किया तो तू गया आज। सब ट्राई किया मैंने, नहीं हो रहा है, जस्ट हो ही नहीं रहा है चलने को। बोला मर गए। उस वक्त भी मैंने मेरे गोप्रो में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे हिम्मत नहीं आज तक देखने की। आज तक कितने 5 साल हो गए अभी। लास्ट मैसेज टू फैमिली। एंड वो रिकॉर्ड करने के बाद उस पॉइंट तक मैं एकदम नास्तिक मतलब मेरे पेरेंट्स अगर मुझे मंदिर पे लेके जाए, मैं चप्पल के साथ बाहर खड़ा रहूंगा, मंदिर के एक सीढ़ी ऊपर नहीं जाऊंगा। ऐसा रिबेल था मैं। नो फूल लाइक अ यंग फूल। थप्पड़ नहीं खाए थे जिंदगी के, जिंदगी की आग ने पकाया नहीं था अभी तक। तो पहली बार मैंने बोला अगर हो सो जस्ट गिव मी 30 seconds विथ माई लव्ड वंस, विथ माई फैमिली। क्यों? कोई बड़ी एनलाइटनिंग बातें थोड़ी करनी है उनसे। जस्ट वो चीज जो 24 साल में कभी कह नहीं पाया, जो 30 सेकंड में कह सकता था। क्या? थैंक यू फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस टू रेज मी एंड आई लव यू। हम कहते नहीं है, राइट, हम कभी कहते नहीं है, बट कहना चाहिए कि नहीं, वो तो इंडिविजुअल है। मैं तो मानता हूँ कहना चाहिए। एक बार कह के तो देखो, खुशी मिलती है। अरे वो कुछ अलग ही होगा फिर उनकी आंखों में, आप देखोगे। एंड 30 सेकंड मांग रहा था मैं ऊपर वाले से। एंड मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एक बार मौका गया तो गया। एंड मौत के मुंह में, जैसे मैं कह रहा था स्टार्टिंग में भी, मौत का मुंह ना एक ऐसा फिल्टर है ना कि लाइफ का सारा कचरा निकाल देता है वो। आपके सारे गोल्स, आपके सारे सब निकाल देता है। और 9 साल मैंने ये एवरेस्ट चोटी क्लाइम करने के पीछे लगाया था। 2 घंटे पहले समिट हुआ। इवन दैट मेंट नथिंग टू मी राइट नाउ। आप समझ सकते हो कितना सुपरफिशियल ड्रीम्स में जीते हैं हम लोग। मेरा शेरपा आता है, वो थोड़ा 5 मिनट मेरे से पीछे था, आया वो, मुझे बैठे देख के एकदम गुस्सा हो गया अभी, क्योंकि बैठना नहीं होता है। -40 -45 डिग्रीज अगर आप बैठे। मैंने एक वहां पे लाश देखी ऊपर, तो बैठे बैठे फ्रीज हो गया। ऐसे ही रेस्ट करने बैठा था वो। बहुत सारी डेड बॉडीज है, वो भी कहानी पे अगर आपको आना है तो हम आएंगे बाद में। तो बैठना नहीं है, तो मुझे देख के एकदम गुस्सा हो गया। नेपाली लैंग्वेज में एकदम गंदी गाली दे रहा है, ये बैठा क्यों है तू। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे से हो ही नहीं रहा है चलने को। बोलता क्या हो गया? बोलता नहीं चल रहे पैर। मैंने बोला आप जाओ, कुछ नहीं कर सकते आप, कहाँ से मेरे को उठा के लेके जाओगे अकेला आदमी, आप जाओ। उसने अपना ग्लव निकाला, मेरे मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाला, ऐसा थप्पड़ मारा, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ सर, कसम से थप्पड़ मारा उसने मुझे। और उसने मेरा गला पकड़ के ऐसे बोला, गला ये यहाँ पे कॉलर, कि आज या तो हम दोनों मरेंगे या तो दोनों घर जाएंगे, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ये होता है ब्रदरहुड, ये होता है। एंड ये सुन के इतनी तसल्ली हुई कि कोई तो रहेगा। तो ही फटाफट गॉट इनटू एक्शन, चीजें चेक करने लगा, मास्क निकाल के ऑक्सीजन का देखा कि इसमें कुछ ब्लॉकेज नहीं है, सब ठीक था। सब चेक करने के बाद ये समझ में आई, इतनी स्टूपिड चीज है सर, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। एंड ये इतनी स्टूपिड चीज है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। जो पाइप होता है उसके ऊपर एक मीटर होता है जो हम हर 2 मिनट पे देखते हैं कितना बाकी है।
2 दिन से हम देख रहे हैं, यही होता है 8,000 मीटर डेड जोन का खेल है ये। आप सोच ही नहीं पाते हो, असेस ही नहीं कर पाते हो कि हो क्या रहा है। इतनी सिंपल चीज देखने का भी बुद्धि नहीं चल रही है। तब जाके ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो उसने जब मालूम पड़ा कि ये मैं मास्क में अपना खुद का कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ कर रहा हूँ, मरना ही है इसमें तो उसने तुरंत अपने मुंह से मास्क निकाला, फुल फ्लो पे लगाया। मेरे बैग में से फुल सिलेंडर था, बैग में पड़ा था, राइट चेंज किया एंड 10-12 मिनट में ऐसी Everything is जान आ okay. गई। और सर ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है ना, वो उस टाइम पता चली। रबर पैर में ऐसी पावर आ गई। Tremendous, but जबरदस्त स्टोरी, Yes. लाइफ चेंजिंग स्टोरी कैन आई से। ओ माई लाइफ टू दैट मैन, ही इज नो मोर, बट जहां भी है आज उसके वजह से यहाँ बैठे हम। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसा कभी आपको नेविगेशन रूट में भी प्रॉब्लम आता है कि नेविगेशन अगर आपका नहीं मिल रहा है, रूट्स नहीं मिल रहा है, हैव यू फेस्ड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? यस, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके जब भी आप नई चोटी एक्सप्लोर करने जा रहे हो, जैसे एवरेस्ट वगैरह। तो क्या है, वहां पे वहां के एक्सपर्ट्स शेरपास रोप फिक्स करते हैं, रूट ओपन करते हैं आपके लिए। तो पूरे रूट पे रस्सी लगी होती है, आपको बस रस्सी फॉलो करनी होती है। इन पहाड़ों पे दिक्कत नहीं होती है, जो कमर्शियल पहाड़ है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन पे गए हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है, रास्ता नहीं पता है। मैप में थोड़ा बहुत हमने देखा ऊपर से कैसा है, थोड़ा यहाँ से ये समझ में आती है थोड़ी थोड़ी चीजें, बट जब आप एक्चुअल ऑन ग्राउंड जाते हो, अगर आपको पहाड़ दिख रहा है तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फॉग आ गया, ये रूम के एंड तक भी आप देख नहीं पाओगे, देख पाते। उतना विजिबिलिटी खराब हो जाती है। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ एक बार, हम उत्तराखंड में एक पीक क्लाइम करने गए थे, वही पीक जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ मेरे दोस्त के साथ। उसी के स्टार्टिंग के दिन हम रूट खोलने गए थे ग्लेशियर के थ्रू, एंड हमने पाया कि हम वापस आने का रास्ता भूल ही गए, मतलब मिल ही नहीं रहा है। फुटप्रिंट्स गायब हो गए बिकॉज फ्रेश स्नोफॉल हो रहा था, सारा ढक गया। सर हम ऐसा जैसे तैसे बच के आए हैं, थोड़ा डायरेक्शन का सेंस लगा के कुछ करके, इतने सालों की ट्रेनिंग, गुरुओं की ट्रेनिंग हमारी। बट ये प्रॉब्लम्स फेस होती सर, है। और जब आता है ना तो अच्छे अच्छे लोग, मतलब बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है जहाँ पे लोग एक्सप्लोरेशन पे गए और वापस ही ना आए क्योंकि रास्ता भटक गए बेचारे। बिग इश्यू सर। तो इसके लिए यू शुड बी गुड विथ मैप्स, यू शुड बी गुड विथ डायरेक्शन, यू शुड बी गुड विथ लैंडमार्क्स। आप चलते चलते ऐसे नहीं कि अपने धुनकी में चल रहे हो, राइट, यहाँ से वापस भी आना है आपको। हाँ, सब कुछ देख के हुए चलना है कि कहाँ कौन सा पत्थर देखा, कहाँ पे कौन सा आपने फॉर्मेशन देखा, ताकि नेविगेशन में तो इट्स अ गेम ऑफ एक्सट्रीम अवेयरनेस। सो नेविगेशन में क्या काम आता है, अवेयरनेस। राइट, आके पूरी सो आई हैव टू टेक केयर अबाउट दैट ऑल कि आप Absolutely, जहाँ से sir. जा रहे हो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स का प्रॉब्लम्स फेस होता है आपको कभी? हाँ, वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स का सर हिमालयाज में तो कभी नहीं हुआ है। जैसे हम ये जो चोटी क्लाइम करते वहां पे तो कोई एनिमल्स कुछ नहीं होता, लेकिन सह्याद्री में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे तो फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पे तो हम हफ्ते के 3 ट्रैक्स करते हैं, 10-15 साल से कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इतने सालों तो में। कभी ऐसा कुछ मेमोरेबल उसमें? यस सर, ऐसा मेमोरेबल है कि मैं क्या बताऊं। हरिश्चंद्रगढ़ करके एक फोर्ट है, मेरा फेवरेट फोर्ट है महाराष्ट्र में, मैं कहूँगा मेरा फेवरेट ट्रैक। ग्रुप लेके गया था मैं वहां पे, उनको लीड कर रहा था मैं। हम कैंपिंग कर रहे थे रात को, एंड वहां पे गांव वाला जो मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, मेरा भाई जैसा ही है, वो आया, भास्कर भाई आए और बोलता है, पार्थ हम लोग रैबिट हंट करने जा रहा हूँ। हम लोग नहीं, मैं रैबिट हंट करने जा रहा हूँ, तुझे आना है? सीखने मिल रहा है मुझे कुछ उसको। ही न्यू आई एम ओपन टू लर्निंग। मैंने बोला चलो, रात के 1:30 बजे उठा रहा है बंदा, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू लर्न न्यू थिंग्स। गए हम लोग फॉरेस्ट में, जा रहे एकदम अंधेरे में, विंटर का टाइम, ठंडी रात। इन गाँव वालों को पता है कि रैबिट्स यूजुअली कहाँ से आते जाते हैं, हर जानवर का आने जाने का पाथ फिक्स होता है। जैसे हम घर से ऑफिस जाते हैं, हमारा रास्ता फिक्स है, सो ऐसा ही इनका कुछ कुछ होता है वैसा। वहां पे पहुंच के उसने एक ट्रैप, एक जाल जैसा फिट किया, रस्सी और हुक्स और कुछ करके। वेरी नाइस सिस्टम। वो बहुत ही, कितने साइंटिफिक टेक्निकल लोग हैं ये लोग। हम सोचते गांव वाले बेवकूफ हो गए, लेकिन इतने जीनियस था ना, उसको मैंने देखा सिस्टम बनाया उसने, अनबिलीवेबल बनाया उसने। और उसने कहा कि भाई अभी हम थोड़ा पीछे झाड़ के पीछे जाके बैठना है,
कम से कम मूवमेंट करनी, कम से कम आवाज करना है। 5 मिनट में भी आएगा, 5 घंटे भी लगेगा, या तो नहीं भी आएगा, कोई भरोसा नहीं। बैठना है शांति से, बैठे हैं। उस दिन फोन में जो पिक्चर्स लिए थे वो देख रहा हो, एडिट कर रहा हो कुछ भी, क्या करे बैठा, खाली दिमाग शैतान का घर जैसा हमारा। तो बैठे हैं, 20-25 मिनट के बाद वो ट्रैप टूटने की आवाज आती है, जैसे वो ट्रैप क्लिक होने की आवाज आती है, कुछ फंसा उसमें जैसे। बढ़िया। 2-3 सेकंड बाद वो ट्रैप पूरा टूटने की आवाज आया। हमें मालूम है कि भाई रैबिट ये ट्रैप नहीं तोड़ सकता। हमें लगा कि शायद वाइल्ड पिग, बोर जिसको कहते हैं, या हिरन या कुत्ता वुत्ता फंसा होगा। अभी वो नीचे पत्तों पे से वो जो सब हुक्स होते हैं ना वो ट्रैप के, वो रगड़ने का आवाज आ रहा था। वो ट्रैप उसके पैर में फंस गया था, जब उसने वो ट्रिगर किया ना उसके पैर में अटक गया था। वो रगड़ने का आवाज, लिटरली वो आवाज हमारी तरफ आ रहा है, बिकॉज जब आपको कुछ दिखता नहीं है आपके दूसरे सेंसेस और खुल जाते हैं। अब यहाँ से देखने लगते हो कान से तो हमें मालूम है कि ये हमारी तरफ आ रहा है जो भी है। अभी हम लोग फोन में देख रहे थे, मैं उसको बोल रहा हूँ ये फोटो देख, तो एकदम फोन से देख के अंधेरे में आंख एडजस्ट नहीं होती जल्दी। आंख एडजस्ट हुई हम देख रहे झाड़ के पीछे से ऐसा एक स्ट्रक्चर आया, और वो भास्कर भाई मेरा हाथ दबाता है, ऐसा दबाता है, मतलब ऐसा किसी ने आज तक नहीं दबाया मेरा हाथ। मैं बोल रहा हूँ क्या है, बोलता चुप। अरे मैं बोल रहा हूँ तू सस्पेंस मत कर, बोल क्या है, मैं चुप रहूंगा, तू सस्पेंस मत कर भाई क्या आदमी है यार। तो वो बोलता है टाइगर है टाइगर। मैं बोलता हूँ भाई क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है। बोलता श्श। तब तक वो ऑलमोस्ट 6 फीट दूर आ गया था, 6 फीट, आंखों में आंखें, ग्रीन आईज। और वो कहते हैं ना एक प्रेडेटर की आंखें होती है, डेड आईज, डेड एकदम। एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सब कहेंगे मैंने टाइगर देखा है। अरे तूने टाइगर जू में देखा है जिसमें तू टाइगर था भाई। वो बेचारा अंदर भीगी बिल्ली की तरह था, अब तू भीगी बिल्ली है। अब तब जब वो प्रेडेटर देखता है ना, जब आप हेल्पलेस हो, तब मालूम पड़ता है प्रेडेटर क्या होता है सर, और वाइल्ड लाइफ क्या होती है। और मैंने कहानियां सुनी थी कि जैसे टाइगर अगर एक एरिया में होता है ना, फॉरेस्ट में, ये सच है कि नहीं अभी आप, मेरे एक्सपीरियंस में सच था, द नेचर आउट ऑफ इट्स रिस्पेक्ट शांत हो जाता है, हवाएं बहनी बंद हो जाती है, पत्ते नहीं रगड़ते हैं, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स कुछ आवाज नहीं करता, क्योंकि रात को तो इंसेक्ट्स पूरा आवाज करते हैं, दिन में सोते हैं इंसेक्ट्स सब सन्नाटा। और वो जो जंगल का सन्नाटे में 45 सेकेंड्स वो हमें देख रहा था और हम उसको देख रहे थे। वो टाइगर का क्या है, जब तक उसको प्रोवोक ना करो या उसको डराओ ना, तब तक वो अटैक नहीं करेगा। किसी को शौक नहीं है। सांप भी है उसको भाई जान, कोई शौक नहीं है, किसी को नहीं है इंसान से लेना देना। उंगली करो तो उंगली करेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको डराए ना। दूसरा है, अगर इसने इंसान का मांस कभी खाया है फिर तो ये खत्म। सोच रहे इसको लड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और ये जो हेल्पलेसनेस था ना, 45 सेकेंड्स में शिवरिंग, ठंड से शिवर कर रहा था और पसीने छूट गए 45 सेकंड में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये डर क्या होता है ना, लोग नहीं जानते। एक्चुअली लोग कहते हैं मुझे डर लग रहा है। अरे खोचू, तुझे डर तो पता ही नहीं है पता ही नहीं, तो शहर में डर रहा है बैठे बैठे यार केसी में। वो डर नहीं है। ग्रेसफुली वो मुड़ के चला गया, और जब मुड़ा ना वो ऐसे, तब वो एक फीलिंग आई कि बेटा छोड़ दिया, जाओ, छोड़ दिया, बख्श दिया। राइट। और फिर सर हम जो भागे हैं और मैं जब कैंप पे पहुंचा, मुझे रात को बुखार आ गया। मुझे बोलने में शर्म नहीं है भाई, मैं टाइगर के सामने टाइगर से बच के आया और बुखार में हूं मैं। वो क्या बोलते हैं, वो वेट टॉवल वगैरह रख रहा है गाँव वाला, वो भास्कर बोलता है पार्क से, पता है तू कितना लकी है, काश मैं यहाँ पे वो गाली बोल पाता जो मैंने उसको दी वहां पे लेकिन आज मैं वो समझ सकता हूँ कि टाइगर को देखना और सरवाइव करना एक्चुअली राइट बहुत लकी मतलब हो। बहुत गजब का एक्सपीरियंस, जिसको अरे डेंजरस सर। बोलो, मेमोरेबल बोलो, कुछ भी बोलो। अब नहीं देखना वापस कभी हो गया, जू में भी नहीं जाऊंगा अब। कई बार अभी आप ऐसी ऐसी जगह पर चढ़ते हो जहां पर आपको
इसका नेटवर्क के इश्यूज रहते रहेंगे, कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में भी अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हो? ऐसे एरियाज तो आते ही रहेंगे। नहीं सर, ये बहुत बड़ा दिक्कत है और ये एक्चुअली बहुत सीरियस मुद्दा है। जैसे अगर इंडियन हिमालयाज अगर हम देखें, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन एब्सोल्युटली जीरो। चलो समझ सकते हैं पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आता, सैटेलाइट फोन्स भी ले जाना अलाउड नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब किसी भी देश में चले जाओ, नेपाल हो, पाकिस्तान हो जहाँ पे क्लाइंबिंग होती है, एल्प्स में जाओ, यूरोप में, अर्जेंटीना में जाओ, कहीं भी सैटेलाइट डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन में मनाही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मनाही है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए सो इसके प्रॉब्लम्स फेसेस होते हैं आपको इस वजह से? हुए है सर। जैसे अगर कुछ मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ से आप ट्रैक शुरू करते हो, गांव से पीक की तरफ जाते हो, बेस कैंप पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, फिर वहां से आप चढ़ाई शुरू करते हो। तो अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ सर, तो किसी को नेटवर्क में आते आते 1-2 दिन लग जाएंगे, उसमें तो इंसान मर जाएगा। और ये सब मेरे साथ लकीली, वो जो मेरे साथ जो उत्तराखंड में एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे नेटवर्क था लकीली, तो वहाँ पे वो रेस्क्यू रिकवरी हुई। बहुत कहानी है मेरे ही दोस्तों की सुनी है मैंने कि अगर नेटवर्क होता, अगर सैटेलाइट फोन होता तो शायद ये बंदा बच जाता या शायद उतना डैमेज नहीं होता। सो देयर इज द इश्यूज ऑफ नेटवर्क जो सॉल्वेबल है और सॉल्व हो सकता है और करना चाहिए। सॉल्वेबल है कि नहीं पता नहीं, जैसे क्यों नहीं अलाउ कर रहे ये तो नहीं पता। चलो वो कहते हैं बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव है, भाई हम पर्वत आरोही है, हम परमिट लेके जाएंगे, हम आपको पूरा प्लान डिटेल के साथ, हाँ पूरा सही प्रक्रिया करके जाने में तैयार नहीं वैसे है। लोगो को एटलीस्ट अलाउ करना दो चाहिए। यार, हम कौन सा वहां पे पाकिस्तान में फोन मिला है कि आओ हुजूर बॉम्ब फोड़ो, अरे हमें क्या करना है भाई, पहाड़ चढ़ना है यार। तो इसके लिए नहीं, मैं ये बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ कि एंड बिकॉज ऑफ दिस मैंने इंडियन हिमालयाज में माउंटेनियरिंग करना अब छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वहां पर कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है, और ऐसी मौत नहीं मरनी है। चला एक नेटवर्क से बच जाता है यार, वैसा नहीं चाहिए, राइट? पहाड़ और देशों में बहुत है, वहां पे करेंगे। हाँ मुझे मेरे देश से प्यार है, लेकिन अगर कोई देख रहा है कुछ करो यार, चढ़ना शुरू करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हो वैसे हर क्लाइंबर रहता है ना, वो जब भी उसको ऐसा कुछ करना है, चढ़ना है, तो उसको एक पर्टिकुलर कुछ चीजें फेस करनी होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें जिससे उनको अवेयर रहना चाहिए अगर somebody स्टार्टिंग न्यू क्लाइंबिंग और समथिंग? वेरी गुड क्वेश्चन सर, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज कमेंट करते हैं कि पार्थ भैया हमें भी माउंटेनियरिंग करना है। मैं जब उनको बोलता हूँ ओके आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स से शुरुआत करो, पूछते कितने दिन का है, मैं बोलता हूँ 28 दिन का। अरे 28 दिन तो जा नहीं सकते, आप मुझे कुछ फास्ट बताओ, कहाँ से सीख सकते यही चीज़ें फास्ट। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि देयर इज़ अ प्रोसेस, और अगर वो प्रोसेस के थ्रू नहीं गए, सही स्किल्स एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, फिटनेस गेन नहीं किया, और आप ये इन बड़े पहाड़ों पे गए, अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है, चलते रहेगा, चलते रहे, मेरी दुआ है। लेकिन जिस दिन गड़बड़ हुआ ना, तब आपको पता ही नहीं है क्या करना है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और ये रियलिटी है, बहुत लोगों की पोल खोलने जा रहा हूँ मैं कहूँगा 50% इंडियंस जो एवरेस्ट क्लाइम करते हैं सर, दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर, वो तैयार नहीं है आज एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए। ओके, कहीं ना कहीं सिर्फ मार्केटिंग हो गई है कि एवरेस्ट मतलब तुम पैसा दो, शेरपा चढ़ा देंगे, सारी सुख सुविधाएं हैं। ऐसे लोग, अभी आप 2023 में देखो, 19 लोग मरे एवरेस्ट पे, उसमें से 11 लोग इंडियंस थे। बिल्कुल अवॉइडेबल डेथ्स थे ये, रॉन्ग डिसीजंस लिए। एक एक केस में खोल के आपको बोल सकता हूँ कहाँ पे क्या गलती हुई, एंड इट वाज एब्सोल्युटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस लीडिंग टू रॉन्ग डिसीजंस। सो इतनी लॉस ऑफ लाइफ हो रही है बिकॉज लोगों को जल्दी है। तो मैं यही कहता हूँ कि क्या ही बोला, आप समझ रहे हो, थोड़ा सही से, थोड़ा पेशेंस रख के करे काम। पर्टिकुलर जिसको भी क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग करनी है, तो ऐसी कोई टिपिकल ट्रेनिंग है जो उनको लेनी चाहिए, ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक्स है जो उनको रीड करनी चाहिए? मिनिमम चीजें अगर मैं आपको गिनाऊं यहाँ पे क्या करना चाहिए, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, मिनिमम 6000 मीटर ऊंची चोटी क्लाइम करनी है, 7000 मीटर ऊंची चोटी क्लाइम करनी है, फिर एवरेस्ट के बारे में सोचने की भी औकात है। मैं ये बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ बिकॉज ये लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब एवरेस्ट पे गया था
एक इंडियन लेडी थी, वो मेरे सारे पॉडकास्ट देखती है। उसको ये नहीं पता था कि जो बूट्स के नीचे स्पाइक्स पहनते हैं, क्रैम्पॉन्स कहते हैं उसको, राइट और लेफ्ट कौन सा है। एवरेस्ट बेस कैंप पे बैठे हो, एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हो मैडम, आपको ये भी नहीं पता। ये सच है। 50% पीपल हु गो देयर दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर, और ये बहुत ही स्कैरी चीज है। सही से तैयारी करके जाएंगे तो जो एक्सपीरियंस आप चाहते हो वहां पे वो मिलेगा, सेफली एंड सक्सेसफुली। अगर आपको कोई फेमस, आपका कोई पसंदीदा माउंटेनियर है जिसके साथ डिनर करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करोगे? पहला इंसान जिसने एवरेस्ट अटेम्प्ट किया था, सक्सेसफुली नहीं, क्लाइम नहीं हुआ था, 1924 में, जॉर्ज मैलरी। उनकी कहानी ऐसी थी, वो 4 साल लगातार ट्राई किया। 1924 में एवरेस्ट समिट के जस्ट थोड़ा नीचे बाइनोक्यूलर से दिखे थे बेस कैंप से बैठे लोगों को, क्लाउड आया, they were never seen again. Their bodies were found 75 years later. Major clue in an enduring mountaineering mystery that may have emerged. Climbers appear to have found his remains. Andrew Irvine, who went missing with the renowned explorer George Mallory. National Geographic magazine reports a crew shooting a documentary found the remains. तो किसी को नहीं पता कि क्या उन्होंने सबमिट किया है। This is the biggest mystery in the mountaineering world. 1953 में सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने क्लाइम किया था सक्सेसफुली। ये हिस्ट्री है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये है ना। क्या हिस्ट्री कुछ और है, कुछ और है, राइट। तो डिनर में ये पूछूंगा उनको, बताओ आपने किया था कि नहीं किया था सबमिट? सिंपल। दूसरे लिविंग लेजेंड राइनहोल्ड मेसनर, इटालियन क्लाइंबर है ये, जो मैंने कहा 14 ऊंची चोटी। पहले व्यक्ति जिन्होंने क्लाइम किया वो राइनहोल्ड मेसनर, और वो 14 की 14 चोटी उन्होंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया। जैसे मैं कह रहा था हम लोग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लगा के क्लाइम करते हैं, इस आदमी ने विदाउट ऑक्सीजन, वो भी पहला इंसान जिसने 14 पीक्स किया। तो क्या माइंडसेट है, क्या सोचता है, क्या पागलपन है उसका। अगर एक बूंद भी मुझे मिल जाए तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं भी। तो मैं उनको मिला हूँ लेकिन बात नहीं कर पाया, एकदम हड़बड़ी में मुलाकात हुई। उनका जो मैं आई थिंक नाउ इन 70s और 80s, झुक के चलते बेचारे। लेकिन सर जब हाथ मिलाया ना, 10 मिनट तक मैं हाथ सहलाता रह गया। हाथ था कि पत्थर था, ऐसा मजबूत हाथ। तो उनके साथ कभी मौका मिले तो। ग्रेट। आपकी कोई, आप इतने सालों से ये सब कर रहे हो, तो आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई लव्ड वन जो प्यारा जिसने ट्राई किया आपके साथ कि भी मुझे भी क्लाइंबिंग करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है? अरे सर बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये। मेरी मासी, मम्मी की कजिन बहन, उनको बहुत सालों से एवरेस्ट बेस कैंप जाना था। अभी मैं कुछ सालों से मेरे कंपनी फिनिक्स एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को ये एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ, लोगों को लेके जा रहा हूँ मैं पहाड़ों में। तो एवरेस्ट बेस कैंप एक मेरा बहुत ही फेमस ट्रैक है, जो सब लोग मेरे पास ही आते हैं एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। तो मेरी मासी कहती थी मुझे, बात तू सबको लेके जाता है, मुझे क्यों नहीं लेके जाना। अभी मासी बोल रही कौन सीरियसली लेगा, ऐसी बातें करते खिल्ली उड़ा रही है। तो बोला आओ ना आप। नेक्स्ट डे फोन आता है कि अरे मुझे सीरियसली जाना है, मैंने ये कुछ ट्रैक्स किए हैं। मैंने बोला मासी आपने ट्रैकिंग किया है? ओके, मैंने तब सीरियसली लिया। ओके, आपने ये ट्रैक किया है 4 दिन का हिमालयाज में? ओके गुड। तब सीरियसली बात शुरू की और उनको लास्ट मार्च में ले गया मैं एवरेस्ट बेस कैंप। और जब एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचे तो एक अलग ही खुशी, जब आप किसी और को खुशी दे पाते हो ना या अरे और आपस वाला। और उसके बाद जब भी हम मिले हैं, वो जिस तरह से मुझे देखते हैं ना कि जैसे पता नहीं मैंने उनके लिए क्या लाइफ में एक्सपीरियंस दिया है, वो मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं वो उनकी एक्चुअल भावना क्या है, बट मैं देख पा रहा हूँ। राइट, वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। yes cannot some things happen which cannot describe in words. 100%। there is so many things like that. एंड मेरी मम्मी की इच्छा है अभी मार्च में मेरी मासी को देख के कि एवरेस्ट बेस कैंप जाने की। तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो सुबह नहीं उठती मम्मी ट्रेनिंग के लिए, मेरी डांट सुनती है
क्यों नहीं उठे? एवरेस्ट बेस कैंप जाना है कि नहीं? उठो जाओ, Very करो good. ट्रेनिंग। वेरी गुड वेरी तो गुड। कहीं होपफुली वो भी हो जाए और वो तो आपका सपना रहेगा, मजा आ जाए सर। but वो obviously. मोमेंट मैं इमेजिन करके धन्य हो जाऊंगा अगर नहीं जब ये होगा। राइट, ट्रू। एडवेंचर फोटोग्राफी सर, अब हमारे जैसे लोग हैं ना, वो बाहर जाते हैं ऐसी कोई भी जगह पे, इतना खूबसूरत नज़ारा देखते तो फोटोग्राफी में लग जाते हैं। आप तो पूरा सफर ही एकदम एडवेंचरस और अमेजिंग फोटोग्राफी वाला तय करते हैं। तो हाउ यू कवर द पिक्चर्स एंड हाउ यू एंजॉय द ये एडवेंचर? सवाल किसी ने नहीं पूछा है मुझे। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। जब मैं एवरेस्ट गया था, जैसे मैंने कहा, इतना खर्चा होता है। तभी 21-22 साल का था जब मैं पैसा रेस कर रहा था। जैसे तैसे लोन ले करके पापा ने इतने हाथ पैर मारे, मैंने इतना काम किया, ये वो करके चंदा इकट्ठा किया लोगों से। 2000 लोगों ने चंदा दिया मुझे, ये ले कर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लाइक लोग जब पैसा देख के आपकी जर्नी में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद रहता है। बट मेरे पास एंड तक उतना पैसा नहीं था कि मैं एक नया फ़ोन भी खरीद पाऊँ। कौन सा फ़ोन लेके गया पता है मैं सर एवरेस्ट पे? मेरा एवरेस्ट का जो डॉक्यूमेंट्री है, पावर ऑफ अ ड्रीम, यूट्यूब पे अगर आप देखो, जो भी फुटेजेस है, रेडमी नोट 3 से 6000 का फ़ोन। वही औकात थी तभी। उससे शूट किया जो था, और एक दोस्त ने गोप्रो दिया था मुझे छोटा सा, उससे शूट किया था। लेकिन अब मैं अगर पहाड़ों में जाता हूँ, एवरेस्ट के बाद चीज़ें हुई, कैमरे लिए मैंने, ये DSLRs लिए, तो बहुत ही बोझा हो गया। और वहाँ पे बैटरी का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठंड में -40 डिग्रीज में मेरा गोप्रो स्टार्ट किया मैंने, 15 सेकेंड में बैटरी 100 to 0, 15 सेकेंड में। सो बैटरी प्रिजर्व करना एक अलग ही झंझट है वहाँ पे। ऐसा सब भी होता है? अरे सर, ये जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स है, जिनको क्लाइंबर्स हायर करते हैं उनका क्लाइंब कवर करने, वो क्या करते हैं, अपने पेट पे बैटरीज टेप से मार के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी हीट से वो गर्म रहेगा। तो बैटरी खत्म होती है तो वो टेप निकालता है, वो बैटरी डालता है। तो ऐसे जुगाड़ मुझे नहीं करने। मैं एक सिंपल आईफोन रखता हूँ और एक गोप्रो रखता हूँ। और अगर आप में वो विजन है, इट्स नॉट अबाउट द कैमरा, इट्स अबाउट द मैन बिहाइंड द कैमरा, ऑलवेज। तो अगर आप में वो विजन है, स्टोरी टेलिंग, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो रेडमी नोट 3 भी काफ़ी था। माउंटेनर और एडवेंचर के तो मैंने बहुत सवाल पूछे। बिहाइंड ऑफ दैट, व्हाट इज योर फेवरेट स्कीयर एंड हाउ यू एंजॉय दैट? तो स्कीइंग ये चीज़ है कि हम चढ़ के जाते हैं, चढ़ के उतर के आए तो बहुत टाइम लगेगा। तो फास्ट उतरने का तरीका है वो स्कीइंग लगाओ नीचे वो और अब जाओ। वो भी सीख लिया आपने? वो मैंने गुलमर्ग में एक इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, IISM करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग। तो वहाँ से सीखा मैंने 14 दिन का बेसिक कोर्स और 14 डेज का इंटरमीडिएट कोर्स। तो वहाँ से सीख के जब आप स्लोप पे जा रहे हो नीचे, दन वो जो एड्रेनलिन है, मज़ा आता है। गिरे फूटे टूटे सब हुआ, लेकिन बहुत बहुत कमाल का है ये स्कीइंग। मैं इतना अच्छा स्कीइंग नहीं करता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत रिस्की भी लगता है। तो जहाँ पे नॉर्मल स्की रिसॉर्ट्स होते हैं, जैसे गुलमर्ग में विंटर में होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। जैसे अभी मैं नेक्स्ट वीक ही जा रहा हूँ वहाँ पे स्कीइंग करने, 1 हफ्ता जा रहा हूँ। नॉर्मल स्लोप पे स्कीइंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ पे? गुलमर्ग। अरे सर, मैं फिर वहाँ पे तो हम धमाल करेंगे। परफेक्ट। राइट। आप स्कीइंग करते हो? नहीं, मैं नहीं। 1 हफ्ते के अंदर करते मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी आप मेरे साथ डेफिनेटली विल ट्राई, कुछ तो ट्राई करेंगे। डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक स्कीइंग। अपार्ट फ्रॉम द स्की, मैंने देखा आप बहुत कुछ करते हो सर। आपका बचपन का स्टोरी, 16 साल के पहले का स्टोरी तो आपने बताया ही नहीं है। आपका जो 6 साल के बाद का एक अलग स्टोरी है। मुझे पता है तो कहाँ वो जा रहे स्टोरी हो। मुझे समझना है अभी कि आप अपार्ट फ्रॉम द माउंटेनियर, आप बहुत अच्छा तबला बजाते थे सर। अरे So, तबले की स्टोरी मुझे जाननी है। आज मेरी पोल खोल रहे हो। मैंने ऐसा दबा के रखा था ना, किसी को नहीं बताया मैंने आज तक, क्योंकि ये चीज इसके लिए तो कुछ अनकही बातें हैं। खत्म, कुछ नहीं बोल सकते हम, खत्म, बॉम्ब। नो, एब्सोल्युटली। जब मैं 2-3 साल का था, मम्मी देखती थी मुझे, हमारे घर पे जो कटोरिया होती है उसको उल्टी करके टनंग 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 कुछ मेरी उंगलियां चलती रहती थी टेबल पे, हाथ पे चलते रहता था। मम्मी को लगा कि ये जो है कुछ तो है, तो इसको सही दिशा में लेके जाए तो शायद कुछ निकल के आए इससे। तो उन्होंने तबला क्लास में ज्वाइन कराया मुझे। वो भी किसके क्लास में?
उस्ताद जाकिर हुसैन। ओहो, अभी जाकिर हुसैन, अभी मैं उस्ताद उनको पसंद नहीं था कि कोई मुझे उस्ताद बोले, अभी अभी उनका देहांत हुआ है यार। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लॉसेस विच आई हैव हैड। लाइक मुझे पता था वो 2-3 लोगों के फैमिली के बाहर जो अगर छूट गए, छूटना ही है, बट जब छूटे तब ऐसी चोट लगेगी ना। और वो आया टाइम, बहुत जल्दी गए वो 73 की एज में। अभी सितंबर में 2-4 महीने पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी, क्लास पे हमारे आए थे गुरु पूर्णिमा के टाइम पे। एज दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना उनको हेल्थ इश्यूज है, किसी को नहीं शेयर करते थे। डॉक्टरों ने कहा था उनको कि भाई स्लो डाउन, इतने कॉन्सर्ट्स मत करो। साल के 120-130 कॉन्सर्ट्स करते थे बैक टू बैक, आज यूएस कल यूरोप, ये वो। एंड बॉडी को इतना यूज कर दिया उन्होंने कि एक पॉइंट पे टूट गया वो। बहुत सारी यादें उनके साथ। 6 साल की उम्र में जब मैं मम्मी ले गए मुझे, तो आई यूज टू हेट इट। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था। छोटे हाथ, बचता नहीं है, वो बोल रहे ऐसे आवाज निकाल, ऐसे कर, डांटते थे, रोना आता था। और रोते रोते सीखने में किस बच्चे को अच्छा लगता है? किसी को नहीं मजा आता। 8-9 साल की उम्र तक जब बजने लगा तब मजा आने लगा, थोड़ी थोड़ी तारीफें होने लगी तो और मजा आने लगा। तो तब थोड़ा सीरियसली इसको मैंने किया। एंड स्कूल में लेक्चर्स से ज्यादा मैं पाया जाता था म्यूजिक रूम में, प्रैक्टिस में। जैसे कुछ ना कुछ कॉन्सर्ट, कंपटीशन, स्कूल का म्यूजिक ग्रुप में मैं पार्ट में था। राइट। तो स्कूल का टाइम तो मैं झेल पाया हूँ तबला की वजह से, वरना मैं पागल होके निकलता वहां से। एक तबला था जो मुझे थोड़ा सेंटर्ड रख रहा था वहां पे। हमारे जो स्कूल में सर थे, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ परफॉर्म करके। छोटी छोटी चीजें सीखने मिलती है, यू नो, जब आप मास्टर्स के अराउंड घूमते हो। जैसे जाकिर भाई की बात करूं मैं, वो हमेशा कहते थे मैं आपका भाई हूँ, गुरु भाई हूँ, गुरु नहीं बस गुरु भाई हूँ, जाकिर भाई बोलो। तो एक बार मैं आई थिंक 11 साल की उम्र में उनका साउंड चेक रेडी था, तो किसी ने कहा कि प्लीज कॉल उस्ताद जी। मैं गया उनके ग्रीन रूम में, नॉक किया, उस्ताद जी साउंड चेक रेडी है। बोलता है उस्ताद जी? कौन उस्ताद जी? मैंने बोला पासपोर्ट पे मेरा नाम तो जाकिर हुसैन है, ये उस्ताद जी कौन है? तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आता है एक बड़े इंसान की पहचान, वो सच में अपने आप को बड़ा नहीं देखता। नहीं देखता, ट्रू। एंड यू नो व्हाई पीपल रिमेंबर हिम। जैसे मैं बहुत लोगों से, सॉरी मैं ये टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है ये, तो अगर आपको काटना है तो काट सकते हो सर। नहीं, इट्स ओके, डेफिनेटली। ये इंसान ने जैसे मेरा लाइफ शेप किया, आई डोंट थिंक किसी और ने किया है। बट जाकिर हुसैन साहब को जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़े थे तो आपने उनको याद किया था? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 2 पत्थर लाया हूं मैं माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट के समिट से, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड से। एक अपने घर वालों के लिए और एक उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए। ओहो। और 2021 में जब मुलाकात हुई थी, उनको मैंने दिया, और उन्होंने यहाँ पे हाथ रख के कहा ऐसे बेटे की तरह कि कैसे तू क्लास में घूमता था, रोता था, तबला तो बचता नहीं था, चलो क्लाइंबिंग कर लिया करके। यू नो, एकदम प्यार से उन्होंने जो हाथ रखा मेरे गाल पे अपने बच्चे की तरह, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक ये पत्थर मेरे तबला कवर में मेरे साथ जहां भी मैं जाऊँ। वाह यार ये क्या इंसान है यार। एंड फॉर हिम टू से दैट, एवरेस्ट तो कुछ नहीं है उसके सामने। दिल को एक अलग सुकून मिला उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब मैं उनके प्रेयर मीट में गया था, कोई ये नहीं कह रहा था वाह क्या तबला प्लेयर था, वो सब जानते, बोलने की जरूरत क्या है, बोलने की औकात नहीं किसी की, सब यही कहते थे क्या इंसान थे। When he used to talk to others, he used to make them feel like वो उस्ताद है, इतना झुक के, इतना नम्रता से। जैसे मेरा छोटा भाई है, बहुत छोटा था तभी, 3-4 साल का, क्लास में मम्मी के साथ आया था, कहाँ घर पे छोड़े अकेला उसको। मम्मी ने बोला पैर लगो पैर लगो, क्या पता बच्चे को पैर पड़ गया, तो वो उठा तो जाकिर भाई ने उसका पैर पड़ा। मम्मी बोल रही है क्या, फिर जाकिर भाई ने बोला हैप्पी बर्थडे। वो भी बोलता है हैप्पी बर्थडे। ये छोटी छोटी चीजें है ना, खुशी देते। राइट। He was a different human being. So पार्थ,
अब बहुत सारी चीज़ें की है आपने लाइफ में, जैसे तबले से हो या फिर माउंटेनियरिंग हो, टेडेक्स टॉक, इवन मोटिवेशनल स्पीच हो। तो टेडेक्स टॉक का एक्सपीरियंस आपका कैसा था सर? बड़ा अजीब था सर, क्योंकि ये लॉकडाउन में ऑफर आया था मुझे TEDx का, एंड उन्होंने कहा आप अपने कमरे में ही वीडियो रिकॉर्ड करो और हमें एडिट करके भेज दो। तो बोला TEDx का ऑफर आया, वही स्टेज पे नहीं होऊंगा, अपने वही कमरे में वही कुर्सी पे बैठ के दी स्पीच, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि TEDx दिया है। अपने रूम में ही बैठ के रिकॉर्ड किया और उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया, अच्छी बात है, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि प्रॉपर स्टेज पे जाके ऑडियंस के सामने 15 मिनट 20 मिनट बात कर पाऊँ आपस में। ट्रू। तो अगर आपको अगर कुछ मैसेज देना हो अच्छा पब्लिक को, तो आप क्या मैसेज दोगे ऐसा, जैसे TEDx में अगर आपको मौका मिलता तो? सर ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं जब भी खास करके स्कूल्स और कॉलेजेस में जाता हूँ बच्चों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप जब अपने गोल्स अचीव करने निकलोगे इस दुनिया में, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और तभी अगर एक्सक्यूजेस देने लग गए, विक्टिम मेंटालिटी में घुस गए कि भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे लोग, मुझे ये मेरे साथ ये नेगेटिव इतना, अब मतलब जैसे बोल रहा हूँ आपके चेहरे पे भी दिख रहा है, क्या कितनी गंदी चीज है ना। तो आप सोचो वो इंसान के अंदर कैसी एनर्जी पैदा होगी, राइट। सो एक बार आप विक्टिम मेंटालिटी में घुस गए ना, इन अदर वर्ड्स आप वो सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हो। ट्रू। कि ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। द अदर वे, जैसे मैंने कहा था, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकाल, आगे बढ़, राइट। रो मत। रोने से अगर सोल्यूशन निकलता तो मैं जोर का रोता, सबसे जोर का मैं रोता, राइट। नहीं होता ऐसे। सोल्यूशन निकालो, एंड सोल्यूशन जब निकालने लगते हो ना तो एक अलग आग आती है। जैसे विक्टिम मेंटालिटी में घुस के कैसे आप नीचे 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 जाते हो, सोल्यूशन अगर आप निकालना सीख जाओ, एक सोल्यूशन निकाला और आग आई, एक सोल्यूशन, आप तो उसमें ऊपर उठते हो आदमी की तरफ। सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, विक्टिम माइंड नहीं बनना है, आगे बढ़ते रहना है। इससे सब कुछ हो जाएगा। आपका करियर संभल जाएगा, पर्सनल गोल्स संभल जाएंगे, रिलेशनशिप्स संभल जाएगी। बिकॉज आप मत कहो कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, अरे तू कैसा है, बस राइट, तू क्या कर तू सकता तो है। ठीक हो पहले, ट्रू। तू ठीक है फिर देखेंगे। आपकी बातों से एक बात तो साफ लगती है कि आप विक्टिम माइंड से तो कभी नहीं रोए रहेंगे, बट हाँ एज ए इमोशनली आपकी लाइफ में कभी ऐसा तो हुआ रहेगा जब आप रोए हो दिल खोल के, ऐसा कोई मोमेंट है? हाँ सर, ये जब भी अन्नपूर्णा पीक क्लाइम नहीं हुआ था ना, 2 इंस्टेंट थे मुझे बराबर याद है। जब मैं बेस कैंप पे वापस आया और वहाँ पे टर्न अराउंड हुआ था मैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लस मेरी भी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है। दैट इज द समिट वहाँ पे पीछे। आई एम above Camp 3 around 6500 meters right now. I took the call to turn around because it is not worth risking my life. बाकी मेरे साथी सब लोग समिट पे पहुंचे और वॉकी टॉकी पे ये खबर आई कि पहुंचे। अभी 3 Idiots में एक डायलॉग है याद आ गया। समझ गए ना? समझदार को पता है कि अगर मेरा दोस्त फेल हो तो दुख होगा, लेकिन अगर वो टॉप करे तो वो जो दर्द है ना सर, राइट। एक इंसान की फितरत है, क्या करे। लेकिन वो उस वक्त जो सर मेरे को एक लॉस फील हुआ था ना कि यार इतना पास था, मौसम अच्छा था, ये तबीयत में ये दस्त लग गए थे, डायरिया हो गया था, इसके वजह से गिव अप करना पड़ा। तो वहां पे बेस कैंप पे वीडियो है मेरे पास एक, और जब मैं वापस घर आया अन्नपूर्णा से और मैंने मम्मी पापा के साथ शेयर कर रहा था, आई डोंट थिंक गए 15-20 साल में पेरेंट्स ने कभी मुझे रोते हुए देखा है, कभी नहीं। आई एम लाइक द रॉक ऑफ द हाउस। वो रॉक ही अगर टूट जाए तो फिर भाई क्या होगा, वैसा है। बट उस दिन जब मैं उनसे शेयर कर रहा था कि इतना पास था, इतनी 2 साल मेहनत की मैंने, इतना लोन है, नहीं पता क्या करूंगा अभी मैं, मतलब, और वहां पे जो मैं टूट पड़ा ना, So you cried a lot that अरे time. सर रोया। और मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कैमरा को देख रहा हूँ बट कैमरा ब्लर हो रहा है और मुझे वो लास्ट इमेज दिख रहा है, जो लास्ट स्लोप बाकी था, कितने के लिए बाकी रह गया, वो अभी भी है। But ठीक है, इट्स टाइम आता है कभी ना कभी ऐसा। लेकिन जब आप अन्नपूर्णा की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले जब हम अन्नपूर्णा का भी डिस्कशन कर रहे थे या क्लाइंबिंग का डिस्कशन कर रहे थे, तब आपने कुछ एक
डेड बॉडी का डिस्कशन कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा, तो दैट इज व्हाट? सो एवरेस्ट पे जैसे मैंने कहा 10% डेथ रेट है, अन्नपूर्णा पे 34% डेथ रेट है। तो अब जो वहाँ पे मौत होती है उन शरीरों का क्या? जैसे मैंने कहा हेलीकॉप्टर उस ऑल्टीट्यूड पे उड़ता नहीं है बिकॉज हवा इतनी पतली है कि जो रोटर्स होते हैं वो लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाता है। एक डेड बॉडी को फॉर एग्जाम्पल नीचे लाना है 8000 मीटर के ऊपर से, it will require a team of 15 to 16 strong Sherpas and it will cost 50 to 60,000 US dollars, तकरीबन 45-50 लाख रुपीस। इतना पैसा किसके पास होता है? फैमिली के पास। ओके, अगर जिंदा है तो रेस्क्यू करने के लिए कुछ तो करेगा, राइट, बॉडी बॉडी के लिए। तो इसके वजह से कम से कम 350 बॉडीज आज भी एवरेस्ट पे डेड जोन में और वेरियस अदर प्लेसेस पड़ी है वहां पे, वैसी की वैसी। ओहो, और बर्फ है तो फिर वो रहती भी वैसी की वैसी है, डिकम्पोज भी नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, बट एक अलग तरीके का डिकम्पोजिशन होता है ठंड के वजह से। जैसे वो शरीर एकदम ब्रिटल हो जाता है, जैसे कांच कैसे होता है, कड़क हो जाता है, ऐसा बोल रहा हाँ, कड़क, और उसको कुछ भी लगे तो टूट जाएगा, वैसा। दांत कैसा होता है, कुछ भी मारो टूट जाए, वैसा कांच जैसा, राइट, ऐसा वो तरह का डिकम्पोजिशन होता है वहां पे। अब जब मैं क्लाइंब कर रहा था, ये स्टेप 1 करके एक सेक्शन आता है, बड़ा रॉक वॉल, वो क्लाइंब किया मैंने। मेरा शेरपा मेरे पीछे बैठा है सॉरी मेरे पीछे से आ रहा है, मैं बैठा हूँ, बढ़िया नाइट्स का एंजॉय कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे समिट स्लोप पे जो स्नो है वहां पे चांद की रोशनी से एकदम बढ़िया दिख रहा है। नीचे बेस कैंप में 11,000 फीट नीचे एक टॉर्च दिख रही है, अपने टेंट से टॉयलेट टेंट पे जा रहा है मैं सोच रहा हूँ तू बेचारा मुतने जा रहा है, तुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही है। ऐसे आया शेरपा, थका एकदम, मैं वो क्लाइंब करके थकान हो जाएगी, तो आके मैं बैठा हूँ, उसने मेरे पैर पे हाथ रखा, ऐसे वो रेस्ट कर रहा था। मैंने बोला भाई कैसे हो? फिर उठता है और एकदम देख के झपकता है और मुझे बोलता है अंधा है क्या तू, कहाँ बैठा है, पीछे मुड़ के देख। सबकी धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई मैं आप सोचो, अंधेरे में, घने अंधेरे में मेरे को भी बोलता है पीछे मुड़ के देख। ऐसे मुझे क्या लगा, शायद खाई भाई है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं एक इंसान के डेड बॉडी को टेक कर बैठा था। ओ, अंधेरा था, दिखा नहीं, मैं भी थका हुआ था, आके ऐसे बेहोशी में बैठ गया सीधा, दिखा नहीं पीछे, पता नहीं क्या संजोग थे कि उससे ऐसे जुड़ा हुआ मेरा वहां पे। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे उसका चेहरा दिखा, जो हेडलाइट होती है ना रात को, एकदम वाइट मार्बल पे आप कैसे टॉर्च डालो ब्राइट तो कैसे आपको दिखता है। येलो डाउन सूट था, येलो सूट पहना था और वाइट आंखें और मुंह, ऐसे कुछ तो अजीब सा, क्या मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। वो देख के ऐसा इंस्टेंट स्प्रिंग की तरह मैं झपका हूं ना वहां से, और मैं भाई ऐसी फट गई मेरी वहां पे। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डेड बॉडी पे टेक के बैठा हूं मैं। अनलेस यू आर इन अ वॉर जोन, ऐसे डेड बॉडीज पड़े हुए कहाँ मिलेगी आपको? किसी के फ्यूनरल में जा रहे हो, ढंग से रखा है, ठीक है, बट ऐसे पड़े हुए रास्ते में कहाँ मिलेगा आपको? मैं एकदम ऐसा हो गया। मेरा शेरपा आता है, मेरे बोलता है कैसा आदमी है देख के बैठ। मैं बोल रहा हूँ भाई देखा होता तो बैठता क्या है? बैठता नहीं। तो एक्चुअल में ऐसे डेड बॉडीज पड़े रहते हैं वहां पे? यस सर, वो पहला एनकाउंटर था डेड बॉडी से। ऑन द वे 16 डेड बॉडीज दिखी उसी रात में 16 डेथ जोन में, ये समिट, लास्ट कैंप से समिट के बीच में 16। और क्या क्या कंडीशन में थी सर। मैं चल रहा था, ये चौथा या पांचवा शरीर के बाद मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे साइड में है, इसका चेहरा दिख रहा है, आर्म्स दिख रहा है, टॉर्सो दिख रहा है, ये पार्ट, ये नीचे का लोअर बॉडी दिख ही नहीं रहा है। फिर मैंने थोड़ा ऐसे उसकी तरफ गया तो नीचे देखा थोड़ा स्लोप पे, और नीचे का हिस्सा पड़ा है, अलग अलग पड़ा है दोनों। है? मेरे शेरपा को पूछा ये कैसे? उसने बोला ये बॉडी जब मैं लास्ट ईयर आया था, तो शेरपा हर साल जाते रहते, तो उनको पता था कि ये बॉडी ऐसी नहीं थी, रॉक शिफ्ट हुआ होगा हवा से, जो भी है शिफ्ट में, जैसे मैंने कहा वो एकदम ब्रिटल है,
तो वो इम्पैक्ट से टूट गया। अब मैं सोच रहा हूँ सर ये बात हम कर रहे हैं एक आप और मेरे जैसे इंसान की। आई कुड सी माई सेल्फ इन हिम हो इन द सेंस बिल्कुल मेरे जैसे सपने लेकर आया होगा, मेरे जैसे फैमिली घर पे वेट कर रही होगी, एक गलती की होगी शायद, ऑल इट टेक्स इज वन मिस्टेक ऑलवेज, और ये हो गया। मैंने बोला पार्थ तू 23-24 साल का है भाई, मेरे घर पे वेट कर रहे, मत गलती मत करना। एंड ये जब आप बॉडीज देखते हैं ना तब आपको समझ में आता है कि आप ये जो अपने मजे मजे में गेम खेल रहे हो ये शौक के नाम पे, एक्चुअली कितनी सीरियस गेम है। ब्रिंग्स यू बैक। हवा में उड़ रहा था ना मैं, वो सुसु करने जा रहा है बेचारा, सोचा तेरे को क्या पता मैं कहाँ पे हूँ, आई विल रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये वो सब फुग्गा फोड़ के एकदम रियलिटी पे लेके आया भाई, सही से नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो सकती है। सो है वहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज अनफॉर्चुनेटली, और मैं यही सोचता हूँ कि जैसे जो मैंने कहानी बताई आपको, जो मेरा टीममेट हु डाइड देयर, आज के तारीख पे भी वो बेचारा उल्टा वहाँ पे लटका हुआ है। ओहो, और एक फैमिली को अगर एक फ्यूनरल ना हो तो कभी वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कि ये दुनिया में नहीं है इंसान, जब तक एक फिजिकली शरीर को नहीं देखा ना, दफनाया नहीं है, जलाया नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी तकलीफें भी हैं यहाँ पर, बहुत संभल के काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अब जब हमारी बात हो रही थी तब आपने कहा था कि एक टाइम में ऐसा था कि जब आप मंदिर में भी नहीं जाते थे, मतलब यू आप भगवान को बिलीव नहीं करते थे, तो अभी भी आप वैसे ही हो कि यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? मुझे याद है सिद्धिविनायक मंदिर में हमारे पेरेंट्स बहुत मानते हैं, तो वहाँ पे जबरदस्ती कुछ मन्नत मांगी थी मम्मी ने, तो ले गए, यहाँ नहीं पड़ेगा, एकदम ठीक है। फिर वहाँ पे जाके मैं और नखरे करने लगा कि नहीं आना है करने। वो बोलती भगवान को इसको माफ करना, बेवकूफ है, मैं आ रही हूँ अंदर। मम्मी ने चप्पल वाले के साथ बोला, चप्पल वाले को बोला इसका भी ध्यान रखना। तो वहां से मैं वो स्पेक्ट्रम में था। क्यों ऐसा था? मैं अगर थोड़ा गहराई में जाए, ऐसा नहीं कि बेवकूफ था, क्यों मानूं? आप बोल रहे हो, मैं आपको अगर सवाल पूछूं आप समझा ही नहीं पा रहे हो। मुझे मानना नहीं, मुझे जानना है, समझ रहे हो आप? अगर कोई गुलाब पे पीएचडी करके आए और मेरे को भाषण दे, 1 घंटा सुनूंगा, मैं बोलूंगा भाई गुलाब सुंघा तो राइट, मुझे मानना नहीं, जानना है। तो ये सिचुएशन में था हमेशा, आज भी कोई मुझे कुछ भी बोले ना, माय फर्स्ट रिएक्शन इज नहीं, रिबेल। ये स्टेट से क्लाइंबिंग में आया और ये सब एक्सपीरियंसेस हुए, तब भी ज्यादा कुछ शिफ्ट नहीं हुआ। एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, वापस आया, 9 साल का सपना पूरा हुआ, एंड एक आशा बंधी थी कि जब एवरेस्ट क्लाइंब कर लूंगा तब जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, एब्सोल्यूट सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, एंड कोई भागदौड़ नहीं होगी, मस्त मलंग। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट ये जो मैं एक आशा बांध के बैठा था, एक लाइफ को एक ठहराव मिलेगी, वो नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी और बौखला गया मैं कि अब तक तो एवरेस्ट में आशा बांध के बैठा था, अब तक तो एवरेस्ट की तरफ चल रहा था, अब क्या? ओके, मैं नेक्स्ट पहाड़ का गोल कर लूं, वो चढ़ लूंगा, फिर वहीं पे नेक्स्ट चढ़ लूं, फिर वहीं पे, फिर वहीं पे, फिर वहीं पे। तब जाके जेन्युइनली अंदर सवाल उठा कि व्हाट इज इट दैट अ ह्यूमन बीइंग रियली वांट्स? ये चाहता क्या है इंसान? ये सब काम में क्या ढूंढ रहा है? वो कहते हैं ना, जब आपकी जानने की भूख एकदम तीव्र हो जाती है तब गुरु आता है आपकी लाइफ में। आप गुरु को ढूंढ नहीं सकते, आप अपने आपके अंदर सच जानने की भूख उतनी बढ़ाओ कि वो चीख सुन के गुरु आपके पास आए कि अब मैं हूं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। ये स्टेट में था कि अब करूं क्या लाइफ के साथ? 24 साल का, पूरी लाइफ 15 साल की उम्र से 24 साल, जब सारे मेरे दोस्त करियर वरियर सेट करके बैठे, मैं पहाड़ चढ़ के आ गया, अब क्या? तो आपकी उम्र में तो आपके उस टाइम में गुरु आए? यस। और वो गुरु आए कैसे? देखो, न्यू एज यूट्यूब के थ्रू आए। ओके। तो मैं मतलब अभी तो सब लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं,
भी तो बहुत फेमस है, इसके वजह से भी उनको बहुत ही उल्टी सीधी बातें होती है लोगों की। सदगुरु, ओके, सदगुरु, वेरी गुड। तो उनको लोग सोचते हैं कि अरे इतना वीडियोस बनाते हैं, ये तो कैसा ढोंगी गुरु है ये वो। ठीक है, मैं भी ये सोचता था। मेरी दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा, वो आपको थंबनेल दिख जाता है ना, बोला क्या ये भेज रही है ये दाढ़ी से, तो मुझे एकदम फोबिया था। ये दाढ़ी वाली भाई बोले किन चक्करों में पड़ गई है तू, बोलते नहीं देख। मैं बोला नहीं। 2-3 दिन बाद उसने एक और वीडियो भेजा, सदगुरु इन कॉन्वर्सेशन विद करण जौहर। मैंने बोला व्हाट इज करण जौहर डूइंग विद सदगुरु, ये कौन है सदगुरु? खोल के देखा एंड सर मैं विद इन अ मिनट, द वे ही वाज टॉकिंग, द वे ही वाज लुकिंग, हिज फेस, हिज आईज, हिज वॉइस, हिज जेस्चर्स, समहाउ उसने मेरे रूह को पकड़ लिया। एंड फॉर नो रीजन आंखों में से आंसू आ रहे, दुख के नहीं, जस्ट आंखों में से आंसू आ रहे। और उनको मैंने सुना और फिर सुना और फिर समझा और फिर उनसे क्रिया योग में दीक्षा ली, इनिशिएशन जिसको कहते हैं, जो फर्स्ट लेवल होता है, साधना चल रही है। एंड कहीं ना कहीं छोटा मुंह बड़ी बात लेकिन सच है। मैं कुछ कहूँगा, इंसान जो भी ढूंढ रहा है ना अपने काम में, कोई डांस करके, कोई ये करके, कोई वो करके, बिजनेस करके, पैसा कमा के, गाड़ी खरीद के, एवरेस्ट चढ़ के बाहर ढूंढ रहा है ना, वो बाहर है ही नहीं, इधर ही बैठा है। हम लोग जितना बाहर अचीव करने जाएंगे उतना खुद से दूर जाते हैं। खुद जो है इधर दूर, उससे दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट 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 दूर जा रहे हो भाई, इधर है। और जिस दिन वो एक इंसान को ये चीज रियलाइज हुई, वो होएगी जिस दिन, तब जाके एक चीज समझ में आएगी, बाहर जो भी करना है, इट इज नॉट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, इट इज टू फुलफिल वेरियस नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स है, रिलेशनशिप नीड्स है, सोशल नीड्स, वहीं तक रखो तो ठीक है, इससे कुछ हाथ लगना नहीं है। अंदर जानने की असली खजाना तो अंदर है, और वो अंदर क्या है वहां तक पहुंचने का रास्ता एक सदगुरु, एक एनलाइटेंड मास्टर ही आपको दिखा सकता है। तो एवरेस्ट ने मुझे बुलाया, मेरा सपना पूरा होने दिया, मेरा भ्रम तोड़ा कि भाई मेरे में कुछ नहीं रखा है, तू जो ढूंढ रहा है ना मुझ पे, वो तुझ में कब से है, और ये ले, अब तेरे गुरु ने तेरा हाथ पकड़ा है, जाओ। दैट इज व्हाट एवरेस्ट डिड टू मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत सारी बातें हुई है। लास्ट 2 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर कुछ लोग जो क्लाइंबिंग सीखना चाहते हैं, माउंटेन चढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ करते हो? एब्सोल्युटली सर, गए 4-5 साल से हम ये इनिशिएटिव चला रहे हैं। द फर्स्ट इनिशिएटिव इज़ फीनिक्स एक्सपीरियंसेस करके हमारे यहाँ एक कंपनी है, जिसमें हम लोग फ्रॉम 1 डे ट्रैक, किसी को अगर फर्स्ट ट्रैक करना है, किसी बच्चे को भी, वहाँ से लेके एवरेस्ट अभियान तक, एवरेस्ट बेस कैंप हो गया बीच में, 6000 मीटर ऊंची चोटी, 7000 मीटर ऊंची चोटी, ये सारे हम अच्छे से एक्सपर्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड वी हैव अ 100% सक्सेस रेट, ग्रेट, टच वुड, सो फार। ऐसा ही चलता रहे सर, हम भी चाहते हैं। थैंक यू सर। एंड दूसरा हमारा इनिशिएटिव है फीनिक्स माउंटेन ट्रेनिंग। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फीनिक्स एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, दो अलग तरीके से कर रहे हैं, बट इट इज स्टिल जस्ट अनदर ट्रैकिंग कंपनी, बहुत है। और फीनिक्स माउंटेन ट्रेनिंग एक ऐसा इनिशिएटिव है जो दुनिया में ना इसके पहले शुरू हुआ है अभी तक। क्या है ये, जैसे मुझे अगर मेरे शुरुआत दिनों में फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी थी पहाड़ चढ़ने के लिए, ऐसा कोई कोच नहीं था दुनिया में जो जानता है पहाड़ के लिए फिट होने के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है आपको। तो ये ट्रेनिंग के अंदर वो आपने डिटेल में भी सिखाया है? बिल्कुल। तो मैं जाया करता था जिम में, वो कहता था वेट उठाओ और भागो। राइट। सो आप पर्टिकुलर क्लाइंबिंग को लेके जो आपकी फिटनेस या फिजिकल तैयारी करनी है वो उसमें सिखाते हो, जो इसके पहले कोई भी कोचिंग या ट्रेनिंग संस्थान नहीं सिखाते थे? एब्सोल्युटली। एंड इंडिया में बहुत सारे यंग लोग ट्रैकिंग और आउटडोर्स में जाने की इच्छा दिखा रहे हैं, तो उनको सही से तैयार करना भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, वो हम कर रहे हैं। एंड अभी तक आई थिंक हमने 450 लोगों को
ट्रेन किया है, ग्रेट। इंक्लूडिंग एवरेस्ट एक्सपीडिशन, एंड अभी तक टचवुड 100% लोगों ने अपना गोल अचीव कर पाया है. तो इट इज जस्ट इन सम वेज इन विच आई एम गिविंग बैक टू द पीपल. एंड फिर नहीं, करते रहो सर, थैंक यू सर. कुछ ना कुछ करते रहो और ये सब चलता रहे तो ये अच्छा है, सुकून भी मिलता है. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि मुझे लगता है 2-3 घंटा हम और बातें कर सकते हैं, इतनी सारी बातें, बट एक टाइम की भी लिमिट है इसके लिए. बहुत मजा आया और बहुत एक्सपीरियंस टॉक्स हुई है आपकी. जाते जाते लास्ट सवाल आपसे ये कि जो भी आपको सुन रहे हैं आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी 1-1.5 घंटे में मैसेज अगर समझ में नहीं आया फिर तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा. तुम भूल जाओ. ये सबसे अच्छा मैसेज है. लेकिन सर मैं आपके लिए एक चीज जरूर कहूंगा. जैसे मैंने कम से कम 200 पॉडकास्ट मैंने किए आज तक, इतना खुल के मैंने आज तक कभी बात नहीं किया है. एंड इसलिए नहीं क्योंकि मुझे खुलना नहीं था. एज अ पॉडकास्ट होस्ट, मैं भी होस्ट करता हूँ. एज अ पॉडकास्ट होस्ट, एक होस्ट की जिम्मेदारी होती है एक ऐसा वातावरण क्रिएट करे, एक फ्लो में लेके आए, एक स्पीकर को बोलने दे. बाकी बहुत लोग कट करते हैं जो इंडिया के टॉप पॉडकास्ट से हर 30 सेकंड में कट करते. तो आपने बोलने दिया, इसकी वजह से लेयर्स खुले. एंड मैं आपको एक एकदम सच बात बताओ, मैं क्यों करता हूँ स्पीच देना, पॉडकास्ट पे आना. जब मैं बात करता हूँ ना, मुझे अपने आप के बारे में ऐसी चीजें सीखने और समझने मिलती है जो मुझे वैसे नहीं समझ में आएगी. राइट. बात करते करते अचानक से कुछ दिख गया मुझे. तो आज के इस पॉडकास्ट में इतनी चीजें मुझे दिखी है. सर मैं तो खुद पूरा खो गया था पॉडकास्ट में, आपके हर एक बात के अंदर मैं खो गया था और अच्छे से सुन रहा था. इट इज समथिंग न्यू फॉर मी, अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू सर, एंड आई विश टू डू दिस अगेन. बहुत सारी कहानियां फॉर श्योर, 101% वी विल डू इट अगेन एंड इट वाज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया. थैंक सर. यू सर, गॉड ब्लेस. थैंक यू.